जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। हमारे मैथ्स के हलवा सीरीज में आज ये फर्स्ट लेक्चर है परसेंटेज का। एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूं, एफकेट एग्जाम के अंदर अगर 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के आएंगे तो वो डेफिनेटली इसी लेक्चर से होंगे, क्योंकि मैं कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा। कैटेगरी वाइज सारे क्वेश्चंस को डिवाइड किया और सब कुछ आपको सिखा के भेजूंगा। कुछ 30-40 क्वेश्चन होंगे। द मोमेंट आप लेक्चर फिनिश करोगे, आपको मतलब परसेंटेज का कोई भी सवाल करने कैपेबल होगे। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जब वीडियो पूरी खत्म कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक है थोड़ा सा 20-30 सेकंड का टाइम निकाल के उसको वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग अपना फीडबैक शेयर करते हो। तो समझते हैं परसेंटेज। देखो भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहां पे सिंपल सी बात है। परसेंट परसेंट यानी कि 100 के ऊपर कोई भी कार्यवाही की जाएगी उसको हम बोलेंगे परसेंट। देखो मेरी बात समझो, जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज 25%, तो आप बोलेंगे कि साहिल भैया 25% को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में। इसका मतलब हुआ 25% का मतलब 25 इज अमाउंट ऑन परसेंट, यानी कि 25/100। इसको कट किया तो फ्रैक्शन में हम बोलेंगे 1/4। यही तो बोलते हैं, मैं बोलूंगा 30%। 30% यानी कि 30%। अगर मैं 30% बोलूंगा यानी कि 30 पर यानी कि डिवाइड बाई 100 यानी कि आपका 3/10। मैं बोलूंगा 10%, आपको बस ना पर और सेंट अलग अलग रखना है। तो आप बोलेंगे 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब हुआ कि 10/100, और इसका मतलब हुआ 1/10। अब यही चीज तो बेसिक हो गई। अब सेम चीज को जब किसी भी फ्रैक्शन को हम लोगों को चेंज करना होता है परसेंटेज के अंदर, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो भाई, अगर कोई बोले कि ये बताओ आपका 2/10 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 2/10 कितना परसेंट है, इसको पढ़ने का मतलब क्या होता है कि 2/10 का कितना परसेंट है। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई आपको 2/10 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोलता है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू आस्क कि 2 जो है वो 10 का कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 20% है। क्या बोलोगे? 20% है। अगर आपको कोई बोले कि 3/5 कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे कि 3/5 कितना परसेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो 5 का कितना परसेंट है। मतलब ना, एक बार जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं अगर आपने उसको पकड़ लिया तो समझ लो कि पूरा लेक्चर बहुत इजी हो जाएगा और मैथ्स को खेलना सीख जाओगे मैथ्स से। 3/5 कितना परसेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 5, यानी कि सिंपल मल्टीप्लाई किया 100 से और हमारा आंसर आ गया 60%। यानी हमने एक चीज देखी कि जब भी परसेंट में a/b हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो a है वो इस b का कितना परसेंट है, ये जो a है इस b का कितना परसेंट है। एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब एक नई चीज आपको सिखाता हूं, समझिएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको यह बोला कि कोई चीज 25%, किसी चीज को 25% इंक्रीज कर रहे हैं। जब मैं लेक्चर में एरो ऊपर की तरफ यूज करूंगा इंक्रीज, नीचे की तरफ यूज करूंगा डिक्रीज, तो आप बोलेंगे कि साहिल भैया यानी कि कोई चीज 100% रही होगी और वो अब कितनी हो गई है, 125% हो गई है। अब आपके 100% क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी चीज, पर्दा, बाल से लेकर सर तक में कोई भी चीज 100% अपने आप में होती है। हमेशा एक नंबर अपने आप में हमेशा 100% होता है। कोई भी, आप बोलते हैं ना कि जितनी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप में 100% है, अनटिल अनलेस उसका कुछ पार्ट मिसिंग ना हो, वो 100% ही माना जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये 100% एक कट करेंगे अगर, तो आप बोलोगे 24 और भैया ये 5, यानी कि कोई नंबर जो है वो 4 से 5 हो गया। कोई नंबर जो है वो 25% इंक्रीज हुआ, यानी कि 4 से 5 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर 25% को मैं फ्रैक्शन में 1/4 लिखता, तो मैं ये बोलता कि भाई 4 कोई नंबर था जिसपे एक इंक्रीमेंट हो गया, यानी कोई नंबर 4 था, अब वो 4 से 5 हो चुका है। अगर मैं बोलता 10% डिक्रीज, यानी कि इसका फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 1/10, यानी कोई नंबर पहले 10 था उस पे एक का डिक्रीज हो गया, यानी कि अब वो 10 से 9 हो गया है। बस आपको इतना समझने की नीड थी, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। जहां भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है वहां पे हम 100 को इमेजिन करेंगे और उसके थ्रू ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि पहला, अच्छा
कुछ रेशियोज होते हैं बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको एग्जाम में आते हैं, आपको उनको चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को टाइम टेकिंग होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब लेक्चर देख रहे होंगे, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और याद करने का ट्राई करना। अब देखो 1/6 को 16.66% बोलते हैं और फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में 16 2/3 बोलते हैं। ये टाइपिंग वाले का एरर है। जैसे 1/11 को बोलते हैं 9 1/11, ये 8 1/3, इसका मतलब है 8 3, ये 1/14 है, इसका मतलब है 7 1/7। तो इस तरीके से आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। ये फ्रैक्शन मतलब आप, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कहां पे क्या क्या चीजें आपको देखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं। क्या है? द इनकम ऑफ एन एनडीए ऑफिसर इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ एन एयर एफकेट ऑफिसर। ठीक है, बाई वॉट परसेंट एफकेट ऑफिसर इनकम इज मोर देन द एनडीए ऑफिसर। जहां पे भी कंपैरिजन की बात आती है, आप हमेशा समझ जाना, मेरे साइड से एक जुगाड़ ले लो कि देन के बाद जिसके बारे में बात हो रही है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। जिससे कंपैरिजन करते हैं कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि अब यहां पे लिखते हैं, मैंने लिखा यहां पे बहुत सिंपल सा कि एक काम करते हैं, कलर ये ले लेता हूं, व्हाइट ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आपका हो गया एनडीए। क्या हो गया? ये एनडीए ऑफिसर और ये हो गया आपका एफकेट ऑफिसर। ठीक है, क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ एन एनडीए ऑफिसर इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ एफकेट ऑफिसर। तो मान लेते हैं कि एफकेट ऑफिसर की सैलरी कितनी होती होगी? 100%, राइट? कितनी? 100%। अगर एफकेट ऑफिसर की सैलरी 100% है तो ये कितना है? ये बोल रहा है कि एनडीए वाला जो है वो 40% कम है, यानी इंडिया कितना हो गया? -40%, यानी इंडिया कितना हो गया? 60%। बाबू अगर इसको मैं काट दूं, यूजुअली काट दूं, अब 60 और 100 पे समझ लेते हैं। मान लो कि एनडीए का 60 होगा, एफकेट का 100 हो गया। पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट इज द एफकेट ऑफिसर इनकम इज मोर देन द एनडीए ऑफिसर्स इनकम। मोर देन द एनडीए, एनडीए से कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे ज्यादा कितना है? आप बोलोगे सर 40 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 40। किससे कंपेयर करता? बोलोगे साहिल भैया सिंपल होएगा, 40 इतना ज्यादा है, कंपेयर हो रहा है एनडीए से, यानी कि 40/60 मल्टीप्लाई बाई 100। काट दिया इसको हमने, ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 200/66.67%। सिंपल है, राइट? सिंपल। तो इसको मैंने बहुत मतलब एकदम बच्चों के लेवल पे समझाया। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं क्या करता? आई होप आपको ये तरीका समझ में आया। अब अगर मैं एग्जाम में होता तो मेरा माइंड कैसे काम करता, मेरी बात समझना। मैं क्वेश्चन पढ़ता और क्वेश्चन पढ़ते ही बोलता कि इनकम ऑफ एनडीए ऑफिसर इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ एफकेट ऑफिसर। मैं लिखता कि भैया 40% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे 40/100, यानी कि 2/5। 2/5 यानी कि एफकेट की जो एनडीए का ऑफिसर है उसकी सैलरी 40% कम है। तो सिंपल सी बात है, कंपेयर किससे हो रहा है? एनडीए से हो रहा है। किससे हो रहा है? एनडीए, मतलब एनडीए के सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो कंपैरिजन कर रहे हैं एनडीए से कर रहे हैं। अब जब साफ साफ बोल दिया कि द इनकम ऑफ एनडीए ऑफिसर इज 40% लेस देन इनकम ऑफ एफकेट ऑफिसर, यानी कि एफकेट ऑफिसर की एफकेट जो है उसका 5 हो गया और 5 - 2 यानी कि एनडीए कितना हो गया? आपका 3 हो गया। अब एफकेट ऑफिसर की सैलरी 5 है, एनडीए की 3 है, तो भैया कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। किससे कंपेयर करना है? इससे करना है। तब भी आपका आंसर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 66.67% ही होता। आई होप आपको समझ में आ गया। बस जब आप फाइनली परसेंटेज निकाल रहे होगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि देन के बाद जो भी आ रहा है उसका। अच्छा, कुछ बच्चों को ना इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर 40% लेस देन द इनकम ऑफ एफकेट ऑफिसर। तो मैंने आपको समझा दिया ना कि आप 100 और 140 या 100 में से 40, सॉरी 100 और 40% लेस बोला है, उसमें से माइनस करके भी इमेजिन कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ एन एफकेट ऑफिसर इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ एन सीडीएस ऑफिसर। कह रहा है कि सीडीएस ऑफिसर से एफकेट ऑफिसर की जो सैलरी है वो 30% ज्यादा है। मैं मान लेता हूं 30% का मतलब क्या हुआ? ऐसे करते हैं, 30% ज्यादा है यानी कि 3/10। कहने का मतलब यही है ना कि अगर सीडीएस की सैलरी, अगर सीटीएस वाले बंदे की सैलरी 10 होगी तो जो एफकेट वाला बंदा है उसकी सैलरी कितनी होगी? 10 + 3 यानी कि 13 होगी।
फिर क्या पूछ रहा है, बाई व्हाट परसेंट इज द सीडीएस ऑफिसर्स इनकम इज लेस देन द एफकेट ऑफिसर्स इनकम, लेस देन द एफकेट से कंपेयर करना है, तो एफकेट वाले 13 को क्या करेंगे, नीचे कर लो। 13 को नीचे किया आपने, कितना कम है, तो आप बोलेंगे 3 कम है, तो 3/13 मल्टीप्लाई बाई 100, तब भी आपका सेम जवाब होता, 3/13 मल्टीप्लाई बाई 100। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा है। अगर इसी चीज को मुझे वापस से एफकेट और सीडीएस को कंपेयर करके करना होता, तो मैं कहता कि ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने एफकेट, ये लिख दिया मैंने सीडीएस। अगर सीडीएस वाले की इनकम 100% है, तो एफकेट वाले की 30% ज्यादा, यानी कि 130 हो जाएगी। कितना कम है, 30। आप बोलते हैं भैया 30 कम है, यानी कि 30 अपॉन में कंपेयर किससे कर रहा है, एफकेट से, 130 मल्टीप्लाई बाई 100। यहां भी सेम ही आंसर आता, 3/13 मल्टीप्लाई बाई 100। आई होप आई एम क्लियर, और आपसे ये बेसिक सवाल जो है हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ एन एफकेट ऑफिसर इज 40% मोर देन दैट ऑफ ए सीडीएस ऑफिसर। द इनकम ऑफ सीडीएस ऑफिसर इज 20% लेस देन दैट ऑफ एन एनडी ऑफिसर। मैं कहता हूं यहाँ पे एफकेट ऑफिसर है, सीडीएस ऑफिसर है, एनडी ऑफिसर है। बाय द वे मैंने बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम करके उसको डिफेंस के लैंग्वेज में कर दिया, ताकि तुम लोगों को थोड़ा तुम्हारा कनेक्ट भी रहे, ठीक है। एंड सच्ची बता रहा हूँ, बहुत एफर्ट लिया इस लेक्चर को रेडी करने के लिए, एंड आई नो कि अगर मैंने सोच रखा था माइंड में कि अगर मैं परसेंटेज को पढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर हैं सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाऊं। मतलब ये एक होता है ना, हम जब खुद से सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, तो मेरा मन था कि यार इतने टाइम बाद अगर मैं यूट्यूब पे आऊंगा पढ़ाने के लिए, तो वो लेक्चर मेरा बेस्ट ही होना चाहिए। बाय एंड ऑफ लेक्चर आप जब क्वेश्चन के सिलेक्शन देखोगे, टाइप देखोगे, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे लिखा एफकेट, ठीक है, यहां पे लिखा एफकेट, उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे सीडीएस, फिर मैं लिखता हूं एनडीए। अब ना हमेशा हम स्टार्ट करते हैं कहां से, लास्ट से करते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है कि सीडीएस ऑफिसर इज 20% लेस देन दैट ऑफ एनडीए ऑफिसर। तो मैं मान लेता हूं कि अगर एनडीए वाला पूरा 100% होगा, तो सीडीएस 20% कम है, यानी 80% हो गया। कितना हो गया, 80%। अब जो एफकेट है, द इनकम ऑफ एफकेट ऑफिसर इज 40% मोर देन सीडीएस। अब सीडीएस का 80% है, और बोल रहा है कि इसका फुट से 40% ज्यादा है। बाबू 80 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि साहिल भैया ये आएगा 32। कितना आएगा, 32। यानी कि ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 80 + 32 यानी कि 112। यही हुआ। अब पूछ रहा है कि ये तो आ गया, अब पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एफकेट ऑफिसर एंड एनडीए, यानी कि 112 रेशियो 100 पूछ रहा है। ये लो आ गया आंसर निकल के, यानी कि 28/25। काट कूट के आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। 4 से काट लो बाबू इसको, 4 दूना 8 और 3 4 8 32, और ये हो गया आपका 25। खत्म, 28/25। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन। लास्ट से शुरू किया कि चलो एनडीए का अगर 100 होगा तो सीडीएस क्या हो गए, एनडीए का अगर 100 होगा सीडीएस का हो गया 80। अब कुछ लोग ना समझदार होते हैं, उसने बोला कि सीडीएस एफकेट की सैलरी सीडीएस से 40% ज्यादा है, तो 80% में 40% जोड़ के 120% करते। बाबू ऐसा नहीं होता है। 100% पे तो 100% का 1% कितना होगा, 1। 100% का 2% कितना होगा, 2। 100% का 10% कितना होगा, 10। 100% का 29% कितना होगा, 29। लेकिन 80% के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। एंड आई होप यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपसे जनरली कोई पूछता है कि ये बताओ कि जो 60 है वो 500 कितना परसेंट होगा, तो आपको पता होगा कि 60/500 मल्टीप्लाई बाई 100 करके ही आपका आंसर आता है, ठीक है ना। इतना मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को आता है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन है, इन अ मिलिट्री स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 4:1। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। 75% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स रिसीव स्कॉलरशिप। फाइंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट रिसीव एनी स्कॉलरशिप, यानी कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। यहां पे देखिए मैथ्स की ना विजडम देखिए कि थॉट प्रोसेस काम कैसे करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो है 4:1। अब मुझे पता है कि यार 4 का 7 ऐसे निकालूंगा ना बहुत तकलीफ होगी, तो 4:1 है, तो मेरे पास मैथ्स का विजडम यही है, क्या मैं इसको 400 और 100 मान लूं। ये हो गए मेरे बॉयज और ये हो गए मेरे गर्ल्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 आपस में कट जाने का ही फर्क पड़ना है। लेकिन अब बताओ 400 में से 75% बच्चे बॉयज ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि 75% को अगर स्कॉलरशिप मिली है तो 25% बॉयज ऐसे होंगे जिनको नहीं मिली है। तो भैया 40 का जो 25% होगा वह कितना होगा, आप बोलेंगे 100। 100 वाले ऐसे इतने बच्चे होंगे जिनको नॉट स्कॉलरशिप, जिनको नहीं मिली है। अब गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स के अंदर बाबू 70% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली हुई है, यानी कि 30% लड़कियां ऐसी होंगी
30% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। यानी अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा। इन जिनको नॉट स्कॉलरशिप, जिनको नहीं मिली, टोटल कितने बच्चे हो गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली? तो आप बोलोगे कि सर नॉट स्कॉलरशिप वाले टोटल बच्चे कितने हो गए? तो आप बोलेंगे साहिल भैया ये हो गए 130। अगर ये 130 हो गए तो पूछा है कि परसेंटेज कितना हो गया, फाइंड द परसेंटेज। तो टोटल कितने लोग हो गए यहाँ पे? 400 बॉयज हमने इमेजिन किए थे और 100 गर्ल्स, मतलब उसी रेशियो में इमेजिन किया था। तो 400 लड़के इमेजिन किए थे, 100 लड़कियां इमेजिन की थी, यानी टोटल 500 लोग। तो यानी कि 130 बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, निकाल दिया परसेंटेज, काट दो इसको, आ गया 26% आंसर। समझ रहे हो कितना बेसिक तरीके से कराया? अच्छा, अगर ये वो था कि अगर किसी को बिल्कुल ना आता हो परसेंटेज तो मैं कैसे कराऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा पूरा आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्मार्ट मेथड क्या होता है। स्मार्ट समझेंगे पहले, ठीक है ना। एक होता है आम जिंदगी और एक होती है आपकी मेंटोस जिंदगी। समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो रेशियो था 4:1, बॉयज का 4, गर्ल्स का 1, बॉयज का 4, गर्ल्स का 1। अगर 4 बॉयज है बाबू, अगर 4 मान लेते हैं, अगर 4 बॉयज हैं तो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली? 75% को मिली हुई है, यानी कि 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिली। ठीक है, बात करते हैं गर्ल्स कितनी है। तो आप बोलोगे कि सर गर्ल्स हैं 1, गर्ल्स कितनी है 1, कितने गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है? 70%। कितनों को नहीं मिली? तो 1 इंटू 30%, और टोटल कितने हो गए? 4 और 1 5। तो सीधा हम करता 5 से डिवाइड करता, ये होता ऊपर 100, ऊपर आता 30 डिवाइड बाई 5, यानी यहां से भी आपका 26% आंसर आ जाता। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन इन योर माइंड, बिना पेन छुए। ये सारा का सारा गेम बस प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे मैथ्स के साथ, अपना दिमाग लगाओगे उसमें, उतना ही स्मूथ आपके लिए पेपर बनता जाएगा। एंड परसेंटेज इज समथिंग जिसके ऊपर आपका पूरा अर्थमेटिक जो है वो टिका हुआ होता है। लगता है विशेष भाई सो गया मेरे सामने बैठे बैठे। ठीक है, एन एफकेट एस्पिरेंट प्लान्स टू बाई ए स्टडी लैपटॉप। देख रहे हो सर जगह एफकेट एफकेट, ठीक है। An AFCAT aspirant plans to buy a study laptop for his preparation due to an increase of 60.66%। इसका मतलब 1/6 होता है। अब यहीं पे जिसको कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो मैं समझा दूं कि इस चैट इस ये जो चार्ट है इसकी जरूरत ही वही होती है। देखो यहाँ पे 1/6, देखो 16 2/3%, 16.66। तो जिसको माइंड में याद होगा, जैसे मैंने आपको तुरंत देख के ही बता दिया 1/6, तो आपके सारे फ्रैक्शन जो है आपके माइंड में फीड होने चाहिए। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बाबू, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 16.66% इन इट्स प्राइस, द लैपटॉप नाउ कॉस्ट 5656। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द लैपटॉप बिफोर द इंक्रीज? मैं कहता हूं इसका मतलब 16.66% का जो मतलब होता है वो होता है 1/6। कहने का मतलब ये है कि पहले लैपटॉप का प्राइस 6 था, अब उस पर 1 बढ़ गया, यानी कि जो न्यू प्राइस है वो 7 हो गया। और जो न्यू प्राइस है 7, ये क्वेश्चन में दिया गया है बाबू कितना? 5656। जब 7 की वैल्यू 5 दी गई है तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी आपकी 808। जब 1 की वैल्यू 808 आ गई तो 6 की वैल्यू यानी कि जो इनिशियल प्राइस था वो निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 808, तो आपका आंसर होगा 4848। बहुत सिंपल था। अब देखो 16.66% इक्वल टू 1/6 था, राइट। यानी कि पहले लैपटॉप का प्राइस 6 था, उस पर 1 बढ़ गया, यही तो सिखाया था आपको अभी तक। 1 जब बढ़ा तो उसका प्राइस 6 से 7 हो गया, 7 की वैल्यू दी हुई थी। अब अगर मैं एस्पिरेंट होता तो इस क्वेश्चन को देखता, ओके 16.66%, ओके, तो यानी कि 1/6, यानी मुझे जो मेरा जो ऑप्शन होगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 के मल्टीपल में सीधा 4848 करके टिक कर देता। इतना दिमाग ही नहीं लगा था सॉल्व करने के लिए। आप समझ रहे हो ना, लास्ट में मुझे 8 दिख रहा है, काम खत्म था मेरा। मैं देख लेता 6 से कौन सा मल्टीपल है कौन सा मल्टीपल नहीं है। देखो ना, 6 7 42, 42 6 चौके 24। अच्छा वैसे तो ये भी आ जाएगा, हाँ मतलब देख लो, मतलब जहां पर दिमाग लगे वहां पर मार लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। इन अ सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन एन एस्पिरेंट स्कोर्ड 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। मतलब कि सीडीएस एग्जाम के अंदर एक एस्पिरेंट 20% स्कोर करता है और वो फेल हो जाता है 30 नंबर से। जो अनदर एस्पिरेंट है वो स्कोर करता है 32% और 42 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई छोटी चीज समझाता हूं, समझिएगा आप मेरी बात। जैसे मान लो कि किसी ने 20% स्कोर किया, कितना हुआ? 20% स्कोर किया। 20% जब स्कोर किया तो उसके पासिंग मार्क्स से कितने नंबर कम आए? तो आप बोलोगे कि पासिंग मार्क्स से 30 नंबर उसके कम आ गए। अब किसी एस्पिरेंट ने जो स्कोर किया वो कितना किया? वो 32% स्कोर किया, यानी कि 32
2% स्कोर किया, उसके पासिंग मार्क्स से नंबर कितने हैं? तो आप बोलोगे कि साहिल भैया 42 नंबर उसके ज्यादा है। कितने आए? 42 नंबर ज्यादा है। तो या इसका मतलब ये हुआ ना कि 20% से, यानी कि एक बंदे ने 20 की स्कोर किया है परसेंट, एक बंदे ने 32 किया है, यानी कि जस्ट 12% एक्स्ट्रा किसी ने अगर स्कोर कर दिया, 12% एक्स्ट्रा स्कोर कर दिया, तो वो 42 नंबर ज्यादा से पास हो गया -30 से। यानी कि इस 12% की वैल्यू पासिंग मार्क्स से -30, यानी 30 इधर और 42 इधर, यानी कि 12% की वैल्यू 72 हो जाएगी। तो आप बोलोगे तो 1% की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। और पूछ रहा है कितना? फाइंड द क्वालिफाइंग मार्क्स। हाँ, 12% की वैल्यू आपकी 72 आ गई, 1% की 6 निकाल लिया। अब आप 100% की, 100% की जो वैल्यू है बाबू कितनी हो जाएगी? आपकी 600 हो जाएगी। तो आप इस 20 निकालो, 32 कोई भी 20 निकालना बहुत आसान है। 600 का 20% निकालेंगे तो आपका 120 आएगा, और प्लस में 30 जोड़ देंगे क्योंकि 30 नंबर से कम था, तो आपका 150 आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है जिसको नॉर्मल तरीका बोलते हैं। समझिएगा, फिर से मैं आता हूँ मैं आपको, मुझे पता है थोड़ा दिमाग में आपके कम ही गया होगा। समझिएगा, सब पहले क्या करेंगे कि 20% अगर आपने स्कोर किया, एक बच्चे ने 20% स्कोर किया, तो पासिंग मार्क्स से, जो पासिंग मार्क्स है उससे उसके कितने नंबर कम है? 30 नंबर कम है। यही है ना 20% स्कोर करने का मतलब? क्या कि पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार। चलिए, अगर किसी ने 32% स्कोर कर दिया, कितना? 32% स्कोर कर दिया, तो 32% स्कोर करते ही उस बच्चे के पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा आ गए? प्लस में 42 आ गए। यानी कि जस्ट बिकॉज किसी ने 12% एक्स्ट्रा, किसी ने 20 से 32 यानी कि 12% एक्स्ट्रा स्कोर किया, तो उसके नंबर कितने हो गए? तो अगर पासिंग मार्क्स बाबू यहां पे था, तो वो 30 इधर का और 42 इधर का, यानी कि टोटल उसके 72 नंबर बढ़ गए। राइट, 20% से 32% जाने में 72 मार्क्स बढ़ गए। इसीलिए 12% की वैल्यू मैंने 72 मानी, 1% की निकाल दी, 100% की निकाल दी, 1% की निकाल दी, 100% की, फिर 20% की निकालेंगे। अब 20% की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी? 120 आई थी। 20% जब कोई लाता है 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम होते हैं, यानी पासिंग मार्क्स आपका कितना रहा होगा? 120 + 30 यानी कि 150 रहा होगा। अब इसको अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो आप बस ये कर देना, सिंपल सा, भाई वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप पॉज करके नोट कर ही सकते हो ना। आप ये कर देना, ऐसे लिखना, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स। राइट, ये करना। अब देखो, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, अगर आपने ये चीज सेम कर दी, मुझे बस ये देखना है, तो आप बोलोगे कि भाई अगर कोई 72, पासिंग मार्क्स का मतलब क्या हुआ? आप कितना सिंपल है ना, बस ये बोलना हमें कि अगर किसी ने 20% स्कोर किया है, अगर किसी ने 20%, एक सेकंड दो मुझे, देखो, अगर किसी ने केवल 20%, पानी भी नहीं ला के दे रहे यार, अगर किसी ने केवल 20% स्कोर किया है, तो वो फेल होता है आपका 30 मार्क्स से। मतलब एक माइंड में बहुत क्लैरिटी मिल गई आपको। राइट, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे वाले भी, वहां पे आप पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स कर देना, आपके जवाब बनेंगे। एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन एनडीए एस्पिरेंट नीडेड 36% मार्क्स टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, 36% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। राइट, लेकिन क्या बोलता है? ही स्कोर्ड ओनली 24% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 130 मार्क्स। यानी कि अगर कोई बच्चा 24% स्कोर करता है तो वह 130 नंबर से फेल हो जाता है। यानी 24% मार्क्स में अगर मैं 130 नंबर जोड़ दूं तो वो पासिंग मार्क्स बन जाएगा। बहुत सिंपल है ना। अगर कोई बच्चा 24% स्कोर करता है तो अगर और वो 130 नंबर से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि 24% नंबर वाला जिसका नंबर आया है, अगर मैं उसको 130 नंबर दे दूं तो पास हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में यहां पे दिखाया था, जो समझाना चाह रहा था। 36% इज इक्वल टू 24% प्लस 130 आ गया। बाबू 24 को इधर भेज दो तो ये माइनस में आपका 12% आ जाएगा, और 12% की वैल्यू बाबू कितनी आ गई? 130। तो पूछा है कि 12% की वैल्यू 130 है, फाइंड द क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड। क्वालिफाइंग मार्क्स 36% है, 12% की वैल्यू कितनी? 130। 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 का यहां भी करेंगे, तो ये आपका 36%, इसका कितना आ गया? 390। दिस इज हाउ यू सॉल्व, खत्म सवाल। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
An AFA cadet, Air Force Academy cadet prepares a solution containing 80% salt after 25 kg water evaporates, the salt percentage becomes 24%. देखो अब ना इसमें एक आपको जबरदस्त चीज सिखाता हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा परसेंटेज में देखने को मिलेंगे, उनका मतलब होता है, इसका सक्सेसिव मेथड बोलते हैं उसको, इसको हम बोलते हैं A इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब हमेशा देखो इसको ऐसे समझ लो कि A इज इक्वल टू B1 C1, A इज इक्वल टू B2 इंटू C2। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे जहां पे एक चीज दो चीजों पर डिपेंड होगी, जो A है और B और C पर डिपेंड होगा। जो A है वो हमेशा दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, लेकिन B और C चेंज होते रहेंगे। सपोज करिए अगर A और A सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि B1 C1 इज इक्वल टू B2 C2, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि B1 बाई B2 इज इक्वल टू C2 बाई C1। तो ध्यान रखिएगा कि जहां भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा कि देखो भैया यहाँ पे कांस्टेंट है, जो ए है वो कांस्टेंट है, ए में ए की जगह पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो जब भी मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो भाई यहाँ पे ए कांस्टेंट है, तो जो बी का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट इनवर्स जो होगा वो सी का रेशियो होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो आगे अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, एन एएफए कैडेट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग 18% सॉल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब उसमें पानी और नमक मिलाया हुआ है, उसमें 18% सॉल्ट है। अगर उसमें से 25 किलो पानी इवेपोरेट हो जाता है तो जो सॉल्ट की मात्रा है वो 24% हो जाती है। मतलब परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि पानी कम हो गया, राइट। इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि नमक एक्स्ट्रा मिला दिया गया या नमक उड़ गया, यानी कि जो पहले सॉल्यूशन में नमक था और पानी उड़ने के जो बाद सॉल्यूशन में नमक की क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहने वाली है। ध्यान से सुनना इस बात को, मेरे कहने का मतलब ये है कि दो बीकर लिए हमने, 10 किलो नमक 10 किलो नमक, राइट, और पानी मिला दिया 10 लीटर। अब भैया ये भी 10 लीटर का है। अच्छा समझो, देखो मान लो दो बीकर है, इसमें इसमें हमने 10 केजी डाला है सॉल्ट, नमक, प्लस 10 लीटर वाटर, ये भी एक सॉल्यूशन है। इसमें भी हमने 10 केजी डाल दिया आपका सॉल्ट और प्लस में 10 केजी वाटर, राइट। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन में से इसको धूप में रख दूं और इसमें से 8 लीटर जो वाटर है वो उड़ा दूं, क्या है, उड़ा दूं, तो अब इसमें कितना बच गया, तो आप बोलोगे कि साहिल भाई इसमें अब 2 लीटर वाटर बच गया। तो जाहिर सी बात है कि जो परसेंटेज सॉल्ट का वो तो बदल जाएगा, पहले दोनों में सेम था परसेंटेज, लेकिन क्वांटिटी पहले इसमें भी 10 किलो नमक था और अभी भी 10 किलो ही होगा। पानी के उड़ने से नमक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भैया सॉल्ट का परसेंट कितना है, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है तो आप ऐसे निकालोगे सॉल्ट की क्वांटिटी, तो मैं लिखता हूं सॉल्ट्स क्वांटिटी को मैं लिख दूं एस क्यू, सॉल्ट्स क्वांटिटी को मैं लिखता हूं एस क्यू। पहले वाले कंडीशन में अगर मैं लिखूंगा तो अब मैं बोलूंगा कि सॉल्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका 18%, राइट। 18% सॉल्ट है, सॉल्ट की क्वांटिटी पहले वाले में, दूसरे वाले में जो सॉल्ट की क्वांटिटी है बाबू वो कितना है, सॉल्यूशन इंटू 24%। आप यही तो बोलोगे 18% 24%। अगेन अगर बाबू ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, और 18 और 24 परसेंटेज ये हमारी सॉल्ट की परसेंटेज है, कितने परसेंटेज हो गया होगा, तो सॉल्यूशन जो है वो उसकी क्वांटिटी के बारे में पता लग सकता है। अब देखो सिंपल समझा रहा हूं मेथड, बहुत गौर से सुनना। सॉल्ट की जो परसेंटेज है अगर वो 18 से, परसेंटेज जो है वो 18 से 24 हो रहा है, तो जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी होगी वो 24 से कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। 6 चौके 24, 6 3 18, यानी कि 4 से 3 हो गई क्वांटिटी, यानी कितनी कम हुई, एक कम हुई। क्वेश्चन में कितनी कम हुई है, 25 किलो इवापोरेट हुई है। तो अगर एक की वैल्यू बाबू आपकी 25 है तो पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 4, तो 4 इंटू 25 यानी कि 100 आपका सही जवाब आ जाएगा। अगर ये सीख लिया, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, समझ में आया। देखो सॉल्ट का परसेंट, सॉल्ट की क्वांटिटी कैसे निकलती है, सॉल्यूशन इनटू कितने परसेंट सॉल्ट है, सॉल्यूशन इनटू कितने परसेंट सॉल्ट है। अब सॉल्यूशन तो घट बढ़ रहा है, किसी में इसका पानी उड़ा दिया, किसी से कुछ कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने बस ये बोला कि भैया ये जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज की जो रेशियो है क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे यही तो निकालते, आप कैसे निकालते, कि जो सॉल्ट की क्वांटिटी निकालते वो कैसे निकालते, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू
परसेंट सॉल्ट, यही तो लिखते हैं। अब सॉल्यूशन तो पता है नहीं हमें, क्योंकि बस बोल रहा है x माइनस 25 ऐसे हो जाएगा, तो हमने सिंपली निकाल दिया कि भैया ये 18 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये हो गया आपका परसेंटेज। तो जो क्वांटिटी हो जाएगी वो सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 24 और 18, 6 चौके 24, 6 3 18, एक कम, एक की वैल्यू 25, तो 4 की कितनी 100, तो 3 की कितनी, तो भैया 25 किलो जब उड़ जाएगा तो 75 ही तो आएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट करके जाना, और अगर नहीं समझ में आई है तो जो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन हैं, तुम लोगों के लिए एक और जुगाड़ है, मेरी बात समझना। एक बात बताओ, मैं इसे लिख सकता हूं ना कि सॉल्ट इज इक्वल टू सॉल्ट, ये तो लिख ही सकता हूं, सॉल्ट इज इक्वल टू सॉल्ट। पहले वाले हम मान लेते हैं कि x लीटर सॉल्यूशन था, और x लीटर सॉल्यूशन में सॉल्ट कितना था 18%, राइट। दूसरे वाले में x माइनस 25 हो गया, और सॉल्ट का परसेंटेज कितना हो गया, आप बोलोगे 24, यही तो हुआ, सॉल्ट 24 हो गया। बाबू ये हो गया आपका 18% ऑफ x, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं 18x लिख देता हूँ, इमेजिन करना 18x% इज इक्वल टू ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 24% लिख दो, 24x%, अरे यार परसेंटेज आता हूँ, इसको सिंपल लिखा 18x, समझ जाना तुम लोग, मजा नहीं आ रहा मुझे देखने में। और ये हो गया आपका 24x माइनस 24 5 120, 0 12 24 48 2 600, ये हो गया आपका 600। यानी कि इसको अगर घुमा फिरा दूंगा मैं तो ये मुझे दिख रहा है 6x इज इक्वल टू 600, और x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो चाहे तुम ये कर लो, अगर तुम ये कर लोगे, विशेष तो स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं मैं ठीक है, तो ये क्या करोगे, x, जो x की वैल्यू हो गई, मतलब x की तो कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन मैथ्स में होती है, ठीक है, तो जो x हो गया वो 100 हो गया, समझ में आया। तो आपको ये आई गेस बेहतर समझ में आया होगा कि लेट सॉल्यूशन, मैं देखो मैं तो भैया मेरा हिसाब किताब है, मैं दूर रहता हूँ x वाली चीज से और बहुत कम ही यूज करता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रशांत सर को x का यूज करना बहुत पसंद है, एंड वो मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ्स में बहुत जगह x करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनडीए कैडेट्स कैरी फ्रेश फ्रूट्स, देखो ये मेरा फेवरेट सवाल है, एफकेट में ये पूछ चुके हैं और इसको यूं करना सीख जाएंगे, यूं यूं यूं, ठीक है। पल्प वाला क्वेश्चन है ये। एनडीए कैडेट्स कैरी फ्रेश फ्रूट्स कंटेनिंग 90% वाटर, देखो ना एक फल होता है, फल में कुछ मात्रा उसकी पल्प की होती है और कुछ मात्रा उसमें पानी, कुछ क्वांटिटी पल्प होगा उसका। मान लो 2 एप्पल है बाबू, ठीक है, अब यहाँ पे 2 एप्पल है, ये एप्पल है ध्यान रखना, और ये एप्पल बी है, अब दोनों सेम वजन के हैं। अब इसमें कुछ परसेंट होगा आपका पल्प और कुछ परसेंट होगा आपका पानी, सेम इसमें भी होगा पल्प और पानी, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सुखा दूंगा, धूप में रख के ड्राई कर दिया मैंने, तो इसमें पल्प तो सेम ही रहेगा, राइट, जितना पल्प होना चाहिए था वो सूख गया वो, लेकिन वाटर जो है वो उड़ जाएगा, और इसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। समझते हैं क्या बोल रहा है। पहले ये बताओ कि पल्प की बात करते हैं, पल्प की, फ्रूट के पल्प के परसेंट में कुछ चेंज आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो यहां पे ये बात समझ में आ गई ना कि पल्प दोनों कंडीशन में पल्प की जो क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है। अब एक बात बताओ, पहले वाले में जो फ्रेश फ्रूट बोल रहा है जिसको, उसमें 90% वाटर है, यानी कि 10% पल्प होगा, राइट। जब उस फल को धूप में रख दिया तो ड्राई फ्रूट, मतलब बादाम बादाम मत समझना, उसी फ्रेश फ्रूट को ही धूप में रख के उसको ड्राई फ्रूट बोल रहा है बस, ठीक है, कंफ्यूज आते हैं बच्चे। तो उसमें 20% वाटर बच गया, यानी कि पल्प कितना बच गया, तो आप बोलेंगे 80%, यानी कि जो पल्प की परसेंटेज है वो 10% और 80% हो गया। बाबू अगर परसेंट चेंज ये है तो क्वांटिटी कितनी हुई, तो आप बोलोगे 80/10, 0 से 0 काट दीजिए, 8 और 1, तो भैया अब सोचो, ध्यान रखना इस बात को, ये बात कर रहा है फ्रेश फ्रूट की परसेंटेज 10% पल्प होता है, और ये बात कर रहा है धूप यूज करूंगा मैं वर्ड, धूप वाले फल की, जो धूप में रख दिया उसमें 80% पल्प है। फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी 8 है, तो पूछ रहा है कि अगर 8 की वैल्यू 20 हो जाए, यानी कि अगर आपके पास 20 kg फ्रेश फ्रूट हो, तो आप उससे पल्प वाला यानी कि सुखाने के बाद कितना निकाल लोगे, तो सुखाने के बाद तो एक बचता है, 8 की वैल्यू बाबू अगर 20 है तो एक की कितनी हो जाएगी 20/8, काट देंगे तो आपका 2.5 kg आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इस क्वेश्चन को प्लीज बिना पेन उठाए अगर पेपर में दिख जाए तो कर देना और मेरा नाम लेना, ठीक है। चलिए वैसे समझ लेते हैं, पल्प इज इक्वल टू पल्प, ठीक है। अब समझना, अगर मैं आपको ये बोलता, अगर विशेष लाइट कटी और मेरी रिकॉर्डिंग खराब हुई, पल्प इज इक्वल टू पल्प, राइट, इसका मतलब
कि फ्रूट में जो आपका फ्रूट है उसमें कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बोला कि जो पल्प है क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसमें कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे कि ये फ्रेश फ्रूट, हम यहाँ पे बोलते हैं फ्रेश फ्रूट इंटू 18%, सॉरी फ्रेश फ्रूट इंटू 10%। यहाँ पे धूप वाला फ्रूट, धूप यानी आफ्टरनून वाला फ्रूट, इंटू में कितना 80%, कितना में 80%, अपॉन में करेंगे बाबू तो फ्रेश अपॉन में धूप, फ्रेश अपॉन में धूप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 80/10। यहाँ भी सेम आ गया, यानी फ्रेश फ्रूट 8 बता रहा है, धूप वाला n, इस 8 की वैल्यू जो क्वेश्चन में वो 20 दे रखी है, तो 1 के निकल जाएगी जो कि आएगी 2.5। ऐसे भी कर लो, तुम्हारा जैसे मर्जी करे कर लो, जैसे भी करोगे आंसर आपका सेम ही घूम फिर के आना है। आई होप तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। ये मैं रेशियो वाले को करा रहा हूं कि कब हम रेशियो को जस्ट उल्टा कर देते हैं। एक ही रूल है, अगर a इज इक्वल टू बी इंटू सी, अगर a सेम है तो b और c का रेशियो जो है हमेशा उल्टा होगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना, बात में विशेष नहीं है ना, ठीक है। एंड सीडीएस ऑफिसर इनकम इंक्रीजेस बाई 1800, the tax rate decreases from 18% to 15%, but the tax paid remains unchanged। पहले ही बोल दिया कि जो टैक्स पेड है, वो जो टैक्स पे करना है वो अनचेंज्ड ही रहेगा। तो मेरी बात समझो भाई, टैक्स कितना होता है, टैक्स तो आप बोलो कि भैया जो सैलरी होगी, जो इनकम होगा उसका कुछ परसेंट होगा। अब ये टैक्स अगर सेम है तो इनकम और परसेंट में जो भी दिया होगा उसको उल्टा पुल्टा कर देंगे। टैक्स रेट जो है वो अगर 18 से 15 हो गई, टैक्स रेट अगर 18 से 15 हो गई, इसका मतलब जो सैलरी की क्वांटिटी है वो 15 से 18, क्या होता है, यही तो होता है। मैंने देखो बोला है मैंने, टैक्स रेट इज इक्वल टू इनकम इनटू परसेंटेज, परसेंटेज 18 से 15 हुआ है तो इनकम कितनी हो जाएगी 15 से 18, काट देते हैं 3 5 15, 3 6 के 18, क्या लिखा है, इनकम इंक्रीजेस बाई, हाँ तो भैया यहाँ पे इनकम कितनी इंक्रीज हुई, पहले 5 थी अब 6 हो गई, यानी 1 इंक्रीज हुई। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 1800 दे रखी है, कितनी 1800, तो पूछा है फाइंड हिज इनिशियल इनकम, ये रही 5। देखो भाई ये इनिशियली था ना, इनिशियल वाले में 18%, लेटर वाले में 15%, तो इनिशियल का 5 था, 18 इंटू 5 कितना हो गया 9000, 1800 इंटू 5। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। एन एयरफोर्स ऑफिसर्स इनकम इंक्रीजेस बाय 2000, द टैक्स रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 14% टू 12%, एंड द टैक्स पेड रिमेन्स द सेम इन द फर्स्ट एंड सेकेंड केसेस। 20% एंड 30% ऑफ द इनकम आर टैक्स फ्री रेस्पेक्टिवली। मैं पहले बोलता हूं, पहला केस फर्स्ट एंड दूसरा केस इज आपका सेकेंड केस, ठीक है। वो कह रहा है कि रिमेन सेम, जो टैक्स पे किया है वो तो सेम रहने वाला है, जो टैक्स पे किया है वो सेम रहने वाला है, लेकिन इतने इतने परसेंट जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। तो आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट केस में अगर 20% इनकम टैक्स फ्री है तो कितने इनकम पे टैक्स लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर 80 जो इनकम होगा, अगर 100 में से 20% टैक्स फ्री है तो 80 पे टैक्स लगना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इनकम 80 लिख लेता हूं। दूसरे में सेकेंड केस में 30% इनकम टैक्स फ्री है, यानी 100 में से अगर 30% इनकम टैक्स फ्री है तो 70 पे टैक्स लगना चाहिए, तो 70 पे मैंने टैक्स लगा दिया। टैक्स लग कितना रहा है, तो आप बोलोगे पहले वाले पे साहिल भैया 14% लग रहा है, दूसरे वाले 12%। तो भैया अगर परसेंटेज जो है वो परसेंटेज का रेशियो ये है, तो जो हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, जो अगर परसेंटेज का रेशियो ये है तो जो इनकम है उसका रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 70 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 इंटू 14। इसको हम काट पीट लेते हैं, तो ऐसे काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 7 14, 0 से 0 एंड 7 से 7, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कि बाप रे इतना कर दिया, 3 और 4 था। तो पूछा है कि फाइंड हिज करेंट इनकम। तो भैया अगर इनकम 3 से 4 हुई है तो 1 इंक्रीज हुई है, इस 1 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 2000 दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू बाबू क्वेश्चन में 2000 दे रखी है तो पूछ रहा है करंट इनकम, यानी कि 4, ये करंट इनकम 4 है तो 4 इंटू 2 यानी कि आपका 8000 हो गया। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इनको दिख रहा है ना बोर्ड का, पक्का ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि कितना देर से रिकॉर्ड हुआ, किधर हुआ, अच्छा 38 मिनट, एक सांस में बोलने लगता हूं मैं भी ना, कोई बात नहीं बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। 2 सीडीएस एस्पिरेंट पी एंड क्यू हैं, हैव डिफरेंट स्कोर्स। अगर पी का जो स्कोर है वो अगर मैं 125% इंक्रीज कर देता हूं तो जो नया स्कोर बनता है वो 300 लेस देन क्यू के स्कोर से है।
पी ने एक स्कोर किया, अगर उसके स्कोर को मैं 125% बढ़ाऊं फिर भी वो क्यू के स्कोर से 300 कम है। ठीक है भैया। आगे, इफ पीज स्कोर इज इंक्रीज बाई 150 द न्यू स्कोर बिकम्स 200 लेस देन क्यू। मैं ना इस लाइन को पकड़ लेता हूं, इस लाइन को पकड़ लेता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं पी और यहां पर लिखता हूं क्यू। कह रहा है कि अगर पी के स्कोर में मैं प्लस कर दूं 150, प्लस कर दूं 150, तब भी वो 300 कम रहता है क्यू के स्कोर से। कितना कम रहता है? 300 कम। यानी क्या मैं सीधा, सॉरी 300 नहीं, 200 कम रहता है। कितना रहता है? दो। अगर P के स्कोर में, अगर P स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 150 द न्यू स्कोर बिकम्स 200 लेस देन Q स्कोर। यानी Q से वो फिर भी -200 में रहता है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो P और Q है, जो P है, जो Q है, वो P से 350 बड़ा है। कितना बड़ा है? 350। यानी कि 350 ज्यादा है। तभी तो अगर P में, अगर P में 150 बढ़ा भी दे रहा हूं तब भी वो Q से 200 कम है। तो सिंपल हुआ ना कि भैया जो Q जो है जो आपका Q है वो P से कितना बड़ा है? 350 बड़ा है। इतना मान सकते हैं? हाँ या ना? अब बोलोगे हाँ भैया मान गए। अब ये देखो यहां पे साफ साफ लिख रहा हूं, अगर P जो बाबू Q से 350 बड़ा है, फिर वो कहता है, इसको हटा रहा हूं मैं, वो कहता है, इसको रख दो, इसको 350 बड़ा है। फिर वो कहता है कि अगर पहले वाले केस में कि अगर P को मैं 125% इंक्रीज करता हूं, P जो है वो Q से 350 छोटा है। P ठीक है। अगर P को मैं 125% इंक्रीज करूं तो जो P है वो -300 हो जाता है। यानी कि जो P जो कि Q से 350 छोटा है, अगर उस P को मैं 125% बढ़ाऊं तो 350 की जगह 300 छोटा रह जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो 125% बढ़ा है उसका मतलब कि 125% की जो वैल्यू बढ़ी है वो कितनी है? केवल 50 के बराबर है। केवल 50 के बराबर है। नहीं समझ में आया? एक बार इस पूरे सिनेरियो को, पूरे खिचड़ी को आपको दोबारा समझाता हूं, बहुत गौर से सुनना, मेरी बात समझना। ये बाबू P है, कह रहा है सेकेंड लाइन कि अगर P में मैं 150 को ऐड कर दूं, P को अगर मैं 150 से ऐड कर दूं तब भी ये Q से कितना छोटा है? Q से कितना छोटा है? तो आप बोलोगे कि तब भी Q से 200 छोटा है। यानी कि तब भी Q से कितना छोटा है? 200 छोटा है। अगर P में 150 ऐड करूंगा तब भी Q से 200 छोटा होगा। यानी कि अगर 200 को मैं इधर भेज दूं तो P प्लस 350 हो जाने हैं इज इक्वल टू Q। यानी कि जो Q है वो P से 350 बड़ा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो P है वो, जो Q है, देखो इसका मतलब समझना बाबू, P प्लस 350 इज इक्वल टू Q। इसका मतलब ये होता है कि जो Q है ना वो इस P से 350 ज्यादा है। उल्टा मत समझ लेना कि P ज्यादा है। ठीक है। अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये P है, ये Q है, और इन हमारे यहाँ पे 350 का वो है। अब बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि जब P को 125% बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो जो 350 छोटा था ना वो अब केवल 300 छोटा रह जाएगा। यानी 125% की वजह से 50 छोटा रिमूव हो गया। तो 125% की बाबू अगर जो वैल्यू है वो अगर 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू 40 होगी। तो ये तो P की बात हुई। अगर 100% P 40 है और वो Q से 350 छोटा है तो Q कितने का हुआ? तो आप बोलोगे Q हो गया भैया 40 प्लस 350 यानी कि 390। 350 350 और 40, हाँ 390, 390 और 40, 430 होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 390 जोड़ लेना, सॉरी 300, हाँ तीन एक, जो Q हो गया बाबू वो 390 माना जाएगा और जो P है वो 40 माना जाएगा। तो 390 प्लस 40 430 जो भी होगा इसमें आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसको हम बोलते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन। अगर कोई देख रहा होगा तो प्लीज, जो अच्छा बच्चा है अपना छोटा भाई बहन, प्लीज ना वो क्या बोलते हैं जो टाइमर लगा के और हम लिख देते हैं तो उससे बच्चों को बहुत सहूलियत हो जाती है, तो प्लीज वो कर देना। ठीक है, ताकि कोई बच्चा कैटेगरी वाइज पढ़ सके। क्या बोल रहा है? इन एन एनडीए कैडेट कैप्टन इलेक्शन देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट्स, दो ही कैंडिडेट्स थे। द कैंडिडेट हु लॉस्ट सिक्योर्ड
who lost secured 41% of the total votes and lost by 5580 votes। यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ बाबू, समझिएगा। इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में हमेशा जो टोटल वोट्स होते हैं, कितने होते हैं, टोटल वोट्स होते हैं, उनको हम मानते हैं 100% कि भैया 100% वोट है। इसमें से कुछ वोटर वोट देने नहीं आते एंड कुछ वोट्स जो होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो इसी को एज्यूम करके ही हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि भाई 2 हैं, तो जो कैप्टन हारा है ना उसको 41% वोट मिले एंड लॉस्ट टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय 5580 वोट्स। मैं कहता हूं कि अगर लूजर को बाबू कितने मिले, लूजर को 41% वोट मिले हैं, कितने मिले 41%, तो विनर को कितने मिले होंगे, तो आप बोलोगे कि विनर को मिले होंगे कितने 59%, यही होगा ना। ऑफ द टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट लॉस्ट, ठीक है, कितना हुआ, तो आप बोलोगे यहाँ पे बोल सकते हो क्या, सिंपली 41% 9, यानी कि जो डिफरेंस है वो है 19% का, और इसी 19% की जो वैल्यू है 19 के 18 सॉरी 41 है, और ये ठीक है, ये जो 18% का बाबू डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके 5580 के। अगर 18% की वैल्यू 5580 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 5580 अपॉन में 18, राइट। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो आप बोलोगे 5580 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल है, काट के देखो, 6 से काटो, 6 3 18 हो गए, यहाँ पे 6 9 54, एक जाएगा 6 3 18 और 0, 3 से काटेंगे दोबारा तो बाबू हो जाएगा 3 3 के 9, 1 31 आ रहा है कहीं, 31 ही, बी हो गया आंसर। एज सिंपल एज दैट, खत्म क्वेश्चन। अच्छा, ये तो इलेक्शन का पहला क्वेश्चन था, अब इलेक्शन के और भी क्वेश्चन है, कमीशन के क्वेश्चन हैं, आपके स्कूल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ए यूनियन बी वगैरह, वो सब भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए देखो ना, इतने सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, इतने सारे कौन करेगा, आप ही तो करोगे, इतने सारे, ठीक है, मजा आएगा। लेकिन आपको इतनी मेरी गारंटी है, जो भी लेक्चर जितना मैंने, देखो अब कितने बजे ये हो पाएगा, पर कहाँ गया ये, डन, ठीक है, यही था ना भाई क्वेश्चन, हाँ ये करा दिया मैंने आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओटीए कैडेट इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स, one candidate secured 55% of the valid votes while 20% of the total votes were invalid, ठीक है। if the total votes cast were 5500, how many valid votes did the other candidate receive, ये पूछा है कि उसको कितने वैलिड वोट्स मिले होंगे। कहने का मतलब ये है, बहुत इजीली निकल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, एक बात बताओ, वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 55% ऑफ द वैलिड वोट्स वाइल 20%, मैं बोलता हूं कि टोटल वोट्स टीवी, टोटल वोट्स में वैलिड वोट्स कितने हैं, तो आप बोलोगे कि 20% तो इनवैलिड हो गए, यानी कि 80% जो होगा उसका निकाल दूंगा, तो ये होगा वैलिड वोट्स। अब इसमें भी जो मिला है, क्या बोलते हैं, इसमें जो दूसरे कैंडिडेट को मिला है, पहले वाले को जो मिला है वो है कितना है 55%, यानी कि जो बंदा हारा होगा उसको मिला होगा 45%, राइट। तो वो हो गया आपका 45%। टोटल वोट्स जो है, जो टोटल वोट्स हैं वो दिए हुए हैं कितने 5500, तो भैया 5500 में सीधा मल्टीप्लाई किया 80/100 का, और ये हो गए 5500 टोटल वोट्स थे, इसका 80% निकाल दिया क्योंकि 20% इनवैलिड थे, तो अब हो गए ये टोटल वैलिड वोट्स। इसमें एक को मिले हैं 55, तो दूसरे को कितने मिले हैं 45/100। चलिए काटना शुरू करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बहुत अच्छे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 2 चौके 8, 2 5 10, और ये हो गया आपका 5 9 45, 55 इंटू 36, आंसर कितना आएगा तुम लोग निकाल देना, ठीक है, 55 and 36। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 21, इन एन एनडीए कैडेट इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 8% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% टोटल वोट्स एंड वॉन बाय 1100 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन एन एनडीए कैडेट इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 8% ऑफ द वोटर्स did not cast their votes, the winning candidate secured 48% of the total votes and won by
1100 वोट्स। मैं कहता हूं कि यहां पे लिख देते हैं कि टोटल वोट्स मान लो कितने होंगे 100%। कितने होंगे ऐसे लिखता हूं, टोटल वोट्स यहां पे मेरे पास कुछ है ही नहीं, राइट। ये कितना होगा 100%। ये जो 100% है ये किस किस से मिलके बना है, पहले बना है 8% उन वोटर से जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, तो मैं उनको यहां पे लिख देता हूं 8%, ठीक है। प्लस में एक ने स्कोर किया है कितना, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% वोट, इसने 48% जो है वो स्कोर किया है और कितने से जीत गया है, तो आप बोलोगे कि ये जीता होगा 1100 वोट से, राइट। 48% वोट्स एंड वॉन बाई 1100, तो हमने यहाँ पे 1100 कर दिया कि 1100 वोट से जीत गया। अब यहाँ पे दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे कि साहिल भाई दूसरे वाले को मिला है यहाँ पे कितने 42%। अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो ही तो आके बनेगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा, बताओ। लेकिन मैक्सिमम लोग यहां पे गलती कर जाते हैं और वो यही गलती करते हैं और यहां फंस जाते हैं। आप ऐसे करोगे, देखो इसको ना एक लाइन में लिखना बहुत अच्छा मेथड है, देखो ऐसे समझना। आप लिखोगे टोटल वोट्स, एक और तरीका सिखाऊंगा बहुत अच्छा है। टोटल वोट्स इज इक्वल टू कितना, क्या है यहाँ पे, जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया यानी कितना 8% वोट, प्लस विनर के वोट्स प्लस लूजर के वोट्स, यही है ना। 8% वोट जिन्होंने कास्ट नहीं किया, विनर को कितने वोट मिले वो जोड़ दूं, लूजर को कितने मिले वो जोड़ दूं, तो निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, डन, निकल के आ जाएगा। चलिए, यानी कि ये हो गया 8%, प्लस में विनर को कितने मिले 48%। अगर विनर को मिले 48%, तो लूजर को कितने मिले हैं, उसको मिले हैं 48% माइनस 1100। सही बात है, 48% दिख रहा है ना, 48% साफ साफ लिख देता हूं यहाँ पे 8% प्लस विनर को मिले हैं 48%, लूजर को मिले हैं 48% माइनस 1100, यही तो होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल भी यही होगा। अब क्या करेंगे, टोटल वोट्स कितने होते हैं बाबू, 100% होते हैं, 100% जोड़ लो, आ जाओ। 48 और 48 96 हो गया, 96 और 8 104, यहाँ पे 100% है बाबू, यहाँ पे 104% है और माइनस में है 1100, यानी कि 4% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1100। अगर 4% की वैल्यू आ गई 1100, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 1100 बाई 4। तो भैया वोटर कितने हैं 100%, 100 निकाल देंगे, 4 से काटेंगे बाबू 25 आएगा, 25 कैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 27,500 आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है जो आइडियली लोग आपको सिखा रहे होते हैं, प्रशांत सर ने भी आपको सिखाया होगा, पर मैं आपको सिखाऊंगा मेंटोस तरीका। तो प्लीज चैट में साहिल सर ओपी जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ मेंटोस। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स थे 100, 100 में से 8 हो गए इनवैलिड, तो बचे कितने -8 यानी कि 92। अब भैया 92 में से 80% ऑफ टोटल वोट्स, इस 92 में से दिखा हुआ है कि द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट कितना है 100, इसका 48% कितना होगा 48। तो भैया इसको अगर 48 मिला है तो इस 92 में से 48 तो इसी को मिल गया, तो इसको कितना मिला 44। गैप कितना है 4 का, इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 4 की वैल्यू 1100 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी है 1100 बाई 4, तो 100 की वैल्यू कितनी, खत्म हो गया आंसर। अब देख लो तुम्हें क्या करना है, राइट। इस तरीके से ये सवाल आराम से हो जाता। चलिए नेक्स्ट, इन एन ओटीए कैट इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 10% of the voter didn't cast their votes, 10% of the voter cast were declared invalid. The winning candidate secured 54% of valid votes and won by 1620 votes. Find the total number of votes. इसको भी सेम तरीके से कर सकते हैं, मेरी बात समझिएगा। इसमें ये क्या कहना चाहता है, इसमें सिंपल सी बात है ना, वो क्या बोलना, ये बोलना क्या चाह रहा है, इन एन ओटीए कैट इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 10% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट। मैं कहता हूं टोटल वोट्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये होगा 100%। 100% इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 10% ऑफ वोटर जिन्होंने कास्ट नहीं, अपना वोट नहीं दिया, वो हो गया 10%, प्लस में 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वेयर ए डिक्लेयर्ड इनवैलिड, वो वोट्स जो आपके इनवैलिड हो गए वो 10%। तो उसके बाद वोट द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 54% ऑफ वैलिड वोट्स। अच्छा, ये वैलिड वोट को लेके आ गया इसमें,
नहीं नहीं नहीं, अगर वैलिड वोट को लेके आ गया तो सिंपल तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स, पहले वो 10% जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, तो अब कितने वोट्स बच गए, 90/90% निकाल दिया। इसके बाद 10% हो गए इनवैलिड निकल गए, इसका भी 90/100, राइट। उसके बाद द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 54% ऑफ वैलिड वोट्स, वो उसका 54% आया है, एंड 1/1620 वैलिड वोट्स, यानी कि अगर इस वैलिड वोट का मैं 54% निकालूंगा, अगर मैं इस वैलिड वोट्स का 54% निकालूंगा, तो मेरे पास लूजर का पता होना चाहिए। तो भैया लूजर का पता लगाओगे कैसे? अब लूजर का पता लगाना है तो एक बात बताओ, अगर जो आपके वैलिड वोट्स हैं, कितने वैलिड वोट्स, वो तो कितने अभी दिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल वोट्स में से 90 निकाल दिया हमने, जिन्होंने दिए नहीं थे उस 10 को वहां निकाल दिया। अब ये हमारे हैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। इसका अगर 54% एक को मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, 46%, राइट, राइट ना। अगर अगर टोटल वैलिड वोट्स जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इस वोट का अगर 54% ए को मिला है, तो 46 मिला होगा बी को। टोटल वैलिड वोट्स की बात कर रहा हूं मैं, टोटल वोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल वैलिड वोट्स की। यानी कि 8% के मार्जिन से एक बंदा जीता है, और जो 8% के मार्जिन से जीता है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1620। तो अगर मैं टोटल वैलिड वोट्स का अगर मैं सीधा 8% निकाल दूं, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 1620। क्लिक हुआ कुछ दिमाग में, क्लिक हुआ? मेरी बात समझ, मैंने क्या करा, मैंने पहले निकाला कि टोटल वोट्स थे, उसमें से 10% लोगों ने कास्ट नहीं किया, तो भाई 10 लोगों को 10% को हटा दिया, तो क्या किया, 90/100 मल्टीप्लाई, आगे गया। उसके बाद 10% इनवैलिड हो गए, तो उसका भी 90/100। अब मेरे पास टोटल वोट्स इंटू 90/100 इंटू 90/100, ये आ गए टोटल वैलिड वोट्स, ये हो गए। अब इसका 54% अगर एक को मिला है, तो एक को मिला होगा 46, यानी टोटल वैलिड वोट्स के 8% की मार्जिन से वो जीता है। उस 8% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 1620 दे रखी थी, मैंने यहां पे इक्वल कर दी। आप मल्टीप्लाई करोगे, काट के देखते हैं, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ठीक है, बहुत काटना पड़ेगा यार इसको, ठीक है, और काट देते हैं, 4×2=8, और ये हो गया 25, ऐसा कुछ जुगाड़ कर देते हैं इसका। 9 से काटू इसको, 9×9=7, यस कट जाएगा, 9 से काटते हैं, बड़ा शौकीन है तो, 9×9=7, 9×8=72 और 0, सही है ये? नहीं यार, 1800 आएगा क्या, 0, 9×8=2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 180 हो गया। एक बार और से 9 काट देता हूँ, तो 9 से काटूंगा, 9×2=18, 20 हो गया। 2 से काटूंगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो 25, 10, 250, 2500 और 1000, 25 का आंसर आ गया, आंसर भाई सी। हाँ, कैसे पानी मंगवा देना, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना, मतलब कुछ नहीं करा, बस सारा गेम जो था ये यहाँ दिमाग लगाने का था, ठीक है, सारा गेम जो यहाँ दिमाग लगाने का था। आई थॉट कि जो प्रशांत सर वाला मेथड है कि उसको यूज करके देखूं, पर दूसरों के लफड़े में नहीं फंसना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन एनडीए कैंडिडेट इलेक्शन 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ दीज 2% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, वन कैंडिडेट रिसीव्ड 9 टू कास्ट, ठीक है, 9261 votes, which was 75% of the valid votes. Find the total numbers of voters enrolled, यही निकालना है सबसे पहले बाबू। टोटल वोट्स कितने हैं हमारे, तो टोटल ऐसे टीवी लिखते हैं इसको, टीवी, इसको लिखेंगे टीवी। तो भैया टीवी में मल्टीप्लाई करें, कितने लोगों ने वोट दिया है, तो 75% लोगों ने अपना वोट दिया है, जिसमें 2% क्या होगा, इनवैलिड होगा, यानी कि अब इसका हमने 98% निकाल दिया। ये तो मेरे पास हो गए टोटल वैलिड वोट्स जो कास्ट हुए, जो क्या हुए, कास्ट हुए। एक कैंडिडेट को मिले हैं 9261 वोट्स, ठीक है, जो कि है 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो इसका अगर मैं 75% बाबू निकाल दूं, टोटल वैलिड वोट्स का अगर 75% निकाल दूं, तो आप बोलेंगे कि इक्वल होना चाहिए 9261 के, राइट, आ गया, खत्म। ऐसे ही होगा सॉल्व। अब देखो ये काट पीट का काम खुद से करते रहना, ठीक है ना, कितना ही करूंगा मैं, प्लीज ये काट पीट का काम करते, एक दो मैंने करके दिखा दिए ताकि जल्दी जल्दी थोड़ा हो जाए, और प्लीज जिनका हो जाए, जब अपना फीडबैक कमेंट में कर रहा हूँ ना, तो इसका आंसर ही बता देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं, इन एन एनडीए कैट इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 10% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट, ठीक है, एंड 60 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ द टोटल वोट्स एंड won by 308 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स इनरोल्ड। यहां पे मैं आपको आईमस से दोनों तरीके सिखाऊंगा, प्रशांत सर वाला भी और अपना भी। मेरी बात आप बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। अगर मैं टोटल वोट्स की बात करूं, टीवी की बात करूं, अगर मैं बाबू क्या करूं, टीवी की बात करूं, तो आप बोलेंगे कि पहले 10% ऑफ वोटर जिन्होंने वोट अपना नहीं दिया उनको ऐड कर लेता हूं साथ में, ठीक है, एंड 60 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ द टोटल वोट्स। क्या किया? 47% टोटल वोट्स। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हो गया आपका 47% ऑफ टोटल वोट्स, इसने सिक्योर किया। प्लस में हम क्या करते थे कि जिन्होंने वोट नहीं दिया वो विनर का 47% और लूजर का कितना, तो आप बोलोगे लूजर का हो गया आपका 47% माइनस कितना, 308, यही तो होगा, माइनस कितना, 308। और ये जो 60 वोट्स जो हमारे इनवैलिड हो गए हैं, आप इनको जोड़ दो। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, देखो टोटल वोट्स क्या हुआ, ये वाले जिन लोगों ने वोट, ऐसे लिख लो, जिन्होंने ऐसे, नो एनवी, नो वोट प्लस विनर प्लस लूजर प्लस इनवैलिड वोट, यही तो था, जोड़ लिया सबको। नो वोट 10%, विनर 47%, लूजर 47% माइनस 308, क्योंकि 308 वोट जीता था, और प्लस में इनवैलिड वोट। इन सबको आप जब कैलकुलेट करोगे बाबू तो आपके पास आएगा 47, ये हो गया आपका 100% टोटल वोट्स। 100% इज इक्वल टू 10%, 47 47 40 80 94, 94 और 10 104, ये हो गया अब 104, 104 में, और ये आपका हो गया माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 248, 240 60 जाएगा 40, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका 104% माइनस 248, राइट। 248 में अगर 60 जोड़ दो तो 308 हो जाएगा, बंद कर दो इसको, ठीक है। यानी कि जो 4% की वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 248। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 248/4, 4 छके 24 एंड 4 दूना 8, 62। तो भैया वो हो गया आंसर सी, 62। एज सिंपल एज दैट, ऐसे निकाल देते हैं हम। मतलब अगर हमें ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, निकल के आ गया। अच्छा एनरोल में कितने, अच्छा यहाँ पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। अगर पूछता ना कि टोटल वोटर्स पूछता तो आप बोलते 6200, राइट। लेकिन पूछा है टोटल वोटर्स एनरोल्ड, इसका मतलब ये है, कहीं कहीं क्वेश्चन में चेंज, हिंदी में चेंज कर देते हैं ये लोग, वहां पे ये अगर ये पूछ लेते हैं, आप क्लैरिटी ले लेना, अगर ये पूछ लेंगे कि कितने लोगों ने वोट दिए हैं, तो 6200 में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, तो आपका आंसर 6200 का 90% होगा। इसीलिए मैंने दो ऑप्शन रखे थे, 5580 भी रखा था। इस बात का मुझे लगता है आपको पूरा पूरा ख्याल होगा, है ना। सारा तमाशा दिखा दिया। अब देखो नया तरीका, मेंटोस जिंदगी। आइए, मेंटोस जिंदगी क्या कहती है सुनाता हूं मैं आपको। मेंटोस जिंदगी ये कहती है बाबू, मेंटोस जिंदगी ये कहती है कि इलेक्शन हुआ, 10% लोगों ने अपने वोट कास्ट नहीं किए, यानी कि अब 90 100 में से 90 की बात हो रही है, 90 की बात हो रही है। और 90 में से क्या बोला गया है, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% टोटल वोट्स, यानी कि एक के पास ऑलरेडी 47% है। कितना है, एक के पास ऑलरेडी 47% है, और वो जीता है कितने वोट से, वो जीता है कितने से, 308 वोट से जीत रहा है, 308 वोट से जीत रहा है। यानी कि जो लूजर है उसके पास 47% माइनस 308 वोट है, कितने हैं, 308 वोट है। अब ये मानोगे ना, या फिर आप ये मान लो कि अगर, रुक जाओ, अगर मैं बात करूं 47% ये हो गया, 90 में से 47 अगर इसके पास है, तो आप ये बताओ 47 3 50 और 40, यानी कि 43 तो इनके पास होगा ही होगा, 43%, हाँ या ना, होगा ना। अगर 43% नहीं बोलेंगे, 43% नहीं बोलेंगे, मैं ये बोलूंगा कि 90 में से, अगर 90 में से 47 वैल्यू, जो कि क्योंकि बोला गया था कि इट्स 47% ऑफ टोटल वोट्स, तो इसके अकॉर्डिंग 47 आ गया। अब 90 में से 47 तो यही है, तो ये कितना बचा, 43।
अगर ये 43 बचा तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी गैप कितने का था? तो आप बोलोगे सर ऑलरेडी गैप था 308 का, यानी कि जो हमारा विनर था और ये जो लूजर था, विनर 308 वोट से जीत रहा था। अब जाहिर सी बात है कि अगर अगर 308 वोट से जीत रहा था और 60 वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए हैं, मैं कहता हूं कि उनको भी काउंट कर लेते हैं, उसको देते हैं लूजर को। अगर मैं यहां पे 60 वोट्स को ऐड कर दूं जो कि इनवैलिड है, तो 308 से जो हार रहा था अब कितने से हारेगा? 248 से, और यहां से भी 4% की वैल्यू आपकी 248 आ जाएगी, यहां से भी आएगी। अब आप पूछोगे कि साहिल भैया आपने लूजर को क्यों दिया 60, विनर को दे दो, विनर को जितवा दो 368 वोट से। तो नहीं, विनर का परसेंटेज फिक्स था एज पर टोटल वोट्स 47%। अगर मैं उसको 60 वोट दे दूं तो वो 47 वोट चेंज जाए, 47% पता नहीं कितना परसेंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे लूजर का कुछ नहीं था, तो जिसका कुछ नहीं उसको हम कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए दो दो तरीके सिखा रहा हूं मैं, जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, जो घुस जाए वो तुम्हारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करेंगे। द इनकम ऑफ एन एफकेट ऑफिसर इज 50% मोर देन दैट ऑफ सीडीएस ऑफिसर। ठीक है, 50% मोर देन दैट ऑफ सीडीएस ऑफिसर, ऐसे लिख देता हूं मैं, इनकम ऑफ एफकेट ऑफिसर, और यहां पर लिखता हूं मैं सीडीएस ऑफिसर। 50% मोर है, यानी सीडीएस ऑफिसर की अगर 100 होगी तो एफकेट ऑफिसर की कितनी होगी? 150 होगी। पहले ही कट लेता हूं, यहाँ पे काट के लिख देता हूं, तो 3 और 2 यानी कि 3/2 हो गया। चलिए, इनकम ऑफ एनडीए ऑफिसर इज 2/3 ऑफ द एफकेट ऑफिसर। ठीक है, इनकम ऑफ एनडीए, इसको देखो क्या लिखा है, एनडीए जो ऑफिसर है उसकी जो बाबू इनकम है वो कितनी है? 2/3 है, किसकी? एफकेट, ऑफ एफकेट ऑफिसर बोला था ना, एफकेट ऑफिसर की। तो अगर मैं इसको एफकेट को इधर भेज दूं तो मुझे मिलेगा एनडीए बाई एफकेट, कितना मिलेगा बाबू? मिलेगा 2/3, यही हो गया। ठीक है, द इनकम ऑफ ओटीए ऑफिसर, द इनकम ऑफ ओटीए ऑफिसर इज हाफ ऑफ द एनडीए ऑफिसर इनकम। एक और रेशियो आ जाएगा, यहां पे ले लेते हैं, इनकम ऑफ ओटीए ऑफिसर इज हाफ ऑफ ओटीए किसका? एनडीए, एनडीए, यानी कि अगर एनडीए का 2 होगा, सॉरी, अगर एनडीए की 2 होगी तो ओटीए कितना होगा? 1 होगा, यही तो है। तो फिर पूछा है इफ द इनकम ऑफ ओटीए ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। यहाँ पे ओटीए ऑफिसर की इनकम कितनी दिखाई दे रही है बाबू? एक एक ही दिख रही है ना, इसको अगर 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1.1, राइट? कितना हो जाएगा? 1.1। तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ सीडीएस ऑफिसर्स इनकम विल इट बी। अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसका मतलब पूछने का मतलब ये है, देखो इसका पूछने का मतलब ये, मतलब जो यहाँ पे चेंज करना चाहता है तो ये चेंज करना चाहता है कि अगर सीडीएस ऑफ सॉरी अगर ओटीए ऑफिसर्स की, ओटीए ऑफिसर की सैलरी को मैं 10% इंक्रीज कर दूं तो वो सीडीएस ऑफिसर की सैलरी का कितना परसेंट हो जाएगा? सीडीएस ऑफिसर सैलरी का। तो अगर हमने 1.1% कर दिया तो पूछ रहा है कि जो सीडीएस ऑफिसर है, मतलब जिससे भी कंपेयर करना है यार, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन में मतलब कंफ्यूजन में डाल दिया इसने, यहाँ पे बस इतना दिमाग लगाना था। अगर क्वेश्चन में मैंने ये बोल दिया होता कि इफ द इनकम ऑफ ओटीए ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन हाउ मच परसेंट इट विल बिकम टू, हाउ मच परसेंट विल बिकम टू सीडीएस ऑफिसर सैलरी, उससे कंपेयर कर। तो सीडीएस जो ऑफिसर सैलरी है, अच्छा व्हाट परसेंट ऑफ सीडीएस ऑफिसर सैलरी, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि सिंपल है सर, 2/1.1 कर दो और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 10 ऊपर चला जाएगा तो 200, नहीं नहीं सॉरी 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 1.1/2 करेंगे ना और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो काट देंगे इसको, ये हो गया 50, 55 आएगा, सिंपल 1.1/2, सिंपल। इस बात का ध्यान रखना कंपेयर किससे हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ चेंज क्यों नहीं करा? एफकेट 3 था, यहाँ भी एफकेट 3 था, एनडीए यहाँ पे 2 था, यहाँ भी एनडीए 2 था, सीडीएस यहाँ पे 2 था, और हाँ, तो मतलब सबकी वैल्यू अपनी अलग अलग थी। अगर इस रेशियो में मान लो एफकेट यहाँ पे 3 होता और एफकेट यहाँ पे 4 होता तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ता। क्या करना पड़ता? बराबर करना पड़ता। आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए, जैसे कि आपको यही समझा देता हूँ यार, फिर रेशियो में पढ़ाएंगे सर वैसे तो, कि अगर a बाई बी मान लो बाबू 1/2 है, b बाई सी जो है वो 3/5 है, तो यहाँ पे b अगर 2 आ गया, यहाँ पे b अगर 3 आ गया, तो इन दोनों रेशियो को ऐसे यूज नहीं कर लेंगे, फिर b की वैल्यू क्या मानोगे? 2 या 3, तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे? 2 और 3 को बराबर करना, 6 बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता 3/6 और ये होता 6/10।
अब B6 हो गया, B6 हो गया, अब इसको कहीं भी यूज कर लो। तो ये रेशियो का काम है, आपने बता दिया है, आप फिर से बताएंगे हमें कि नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग, उसी अकॉर्डिंग आपके लिए मजा आएगा। देखिए क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब अगर ये समझ लिया तुम लोगों ने तो समझ लो कमीशन वाले क्वेश्चन बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, कमीशन वाले क्वेश्चन। अ डिफेंस कैंटीन सप्लायर अर्न्स 5% कमीशन ऑन सेल अप टू 10,000 एंड 4% कमीशन ऑन सेल्स above 10%. आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन ही डिपॉजिट कितना करता है, 28,700 with the company. Find the sale made by him. Find the sale made by him. मैं कहता हूं कि अगर वो 10,000 तक की सेल करता होगा तो उसको मिलता होगा कितना, 5% कमीशन, और जब उसके उधर जाता है तो उसको मिलता है 4% कमीशन। अगर मैं थ्रू आउट द, मुझे कोई एक चीज करनी है, अगर मैं थ्रू आउट द सेल सेम कमीशन कर दूं तो क्या होगा, सेम कर दूं, यानी कि अगर इस 5% को मैं मान लूं कि भाई यहां पे भी उसको 4% मिलता होगा, 4+1% मान लेते हैं, और यहां तो है 4% ही, इसका मतलब यह है कि 10,000 तक जो भी सेल करा, 10,000 तक अगर सेल करा, अगर मैं ये मान लेता कि भैया यहां पर भी उसको 4% ही मिल रहा है, तो जो उसने कंपनी को 28,700 रुपए दिए हैं उसकी जगह पे वो कितना देता, तो आप बोलते कि सर 10,000 का अगर मैं 1% निकालूंगा तो 100 आएगा, यानी कंपनी को 28,700 की जगह वो पहुंचाता कितना, 28 + 100, मतलब 100 रुपए। अगर देखो मैं अगर ये बोलना चाह रहा हूं कि 5% की जगह मान लेते हैं कि उसका कमीशन 4% ही था, क्या फर्क पड़ जाएगा, 5% की जगह उसका कमीशन 4% ही था, मैं बोलूंगा कि भैया आपने 5% दिया, मैं कह रहा हूं कि मुझे 4% ही दो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तो बोलेगा अच्छा ठीक है, जो 1% उसको क्या, उसको मैं वापस कर दे रहा हूँ, राइट। तो जो 28,700 रुपए कमीशन मतलब काट के वापस किए हैं, अगर मैं इस 1% को वापस कर दूं तो 28,700 मैंने दिए थे, ये 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 100, 10,000 तक, तो मैं इसको अब दे दूंगा 100 रुपए और, यानी कि अब मैंने इसको दे दिए कितने, 28,800। समझ में आया। अब मुझे अब तो बहुत सिंपल है ना कि पूरे सेल में अब देखो क्वेश्चन क्या ही रह गया, अब तुम हंसोगे इस बात पे कि मैंने क्या गेम खेला है। देखो अब पूरे सेल में अगर मैं अपना 4% कमीशन काट के 96% देता हूँ, और मैंने अमाउंट कितना दिया है, 28,800, तो बाबू अगर 96% की वैल्यू 28,800 है तो 1% की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 28,800 अपॉन में 96, तो 100% की कितनी, तो निकाल लो ऐसे यहाँ पे 28,800 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कितना, 96। 96 से काटू मैं अगर तो ये जाएगा बाबू 3,300, हाँ 300 ये हो गया, तो ये हो गया 300, 300 इंटू 100, टिक रहा, आ गया ना। समझा आपने क्या करा, जिसको नहीं समझ में आया मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूं। चलो यार, ये पता तुम्हें, मतलब ना स्क्रीन पे पढ़ाना इतना टफ है, इतना टफ है, मतलब ऑन द स्पॉट ना कैमरा के सामने तो इतनी लाइटें जल रही होती, इतना गोरा हूं नहीं मैं, मतलब हूं इतना, मतलब अब अपनी तारीफ कैसे करूं मैं, ठीक है। देखो अब मुद्दा ये है कि इसकी अगर बात करते हैं, समझिएगा मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि कोई कहता है कि 10,000 तक, 10,000 तक 5% कमीशन लेता है, उसके बाद 4% लेता है। मैं कहता हूं भैया थ्रू आउट द टाइम उसको 4% दो ना, क्यों करना है 5%, क्वेश्चन से इजी हो जाएगा ना यार। तो मैंने कहा कि भैया मैं इधर भी 4% ही लूंगा और प्लस में जो 1% लिया है कमीशन 10,000 तक का उसको वापस कर दूंगा। 10,000 तक का 1% कितना हुआ, 100 रुपया, मैंने उसको दिया था 28,700, 100 रुपये और दे दिए, ले तू पकड़, कितना हो गया 28,800। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% थ्रू आउट द सेल में कमीशन काटने के बाद मैंने 96% वापस किए, जिसकी वैल्यू 96% की जो वैल्यू है वो 2880 थी। इसका मतलब ये 1% की कितनी और 100% की कितनी, और आपके सामने काट के दिखाया, आंसर है 30,000। अगर इससे सिंपल तरीके से कोई करा दे तो बताना मुझे। चलिए आगे देखते हैं, तुम क्या बताओगे। नेक्स्ट देखो, अ डिफेंस कैंटीन सेल्स पर्सन अर्न्स 9% कमीशन ऑन सेल अप टू 15,000 एंड 7% कमीशन ऑन सेल अबव
15,000 आफ्टर डिडक्टिंग, अब देखो मुंह से ही कर लेते हैं, 9% और 7%, थ्रू आउट द सेल हम इसको 7% रखते हैं, यानी कि 15,000 तक का 2% मैं उसको वापस करूंगा। 15,000 का 1% 150 हुआ, तो 2% कितना हुआ, 300 हुआ। अगर 2% 300 हुआ, इसको 300 मैंने अगर वापस कर दिया तो ये अमाउंट बन गया 32,550, राइट। अब भैया सेल अगर 97 है, सॉरी 7% है, तो मैंने 93% उसको वापस किया है। 93% की वैल्यू अगर 32,550 है तो 1% की कितनी, 32550 अपॉन में 93, क्या लगता है कटेगा? अब तुम्हारा काम है काटना। मेरे ख्याल से इसका कुछ 35-37 आंसर आना चाहिए, सॉरी 37,500, 375 से कट जाएगा क्या, 375 से काट लेना यार, देख लेना शायद इनमें से कोई आंसर है, करेक्ट आंसर है, काट पीट के निकाल देना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी बना दिया आपको। लीजिए आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर होमवर्क, एंड मैं वैसे ही बता देता हूं, कुछ भी है नहीं इसमें। अ डिफेंस कैंटीन सेल्स मैन अर्न्स 7.5% कमीशन ऑन सेल अप टू 12,000 एंड एन एडिशनल 1.5% बोनस ऑन सेल्स अबव 12,000। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं मान लेता हूं कि 1.5% बोनस छोड़ दो, उसको थ्रू आउट द सेल कितना मिला होगा, 7.5% प्लस 1.5% का बोनस, यानी कि उसको थ्रू आउट द सेल मान लेना कि 9% जो है वो मिला हुआ है। अब देखो जाहिर सी बात है, बस बोनस ही तो बोला है 7.5 और 9% का, तो इस 7.5 को हम 1.5% बढ़ा के बोल देते हैं। अगर मैं 12,000 पे 1.5% का मैं कमीशन लेता, 1.5% का मैं कमीशन लेता, तो मैं 180 रुपए लेता, कितना लेता, 180 रुपए लेता, वो मैं ले लेता हूं। तो यहां पे मैं 4185 से, देखो अब क्या है, समझना मेरी बात को, होमवर्क क्या दू, गधे हो तुम लोग, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 12,000 तक की सेल तक 7.5% लग रहे थे, उसके बाद 9% मिल रहे थे, 1.5% कमीशन जोड़ के। मैं कहता हूं यहां भी मुझे 9% दे दो। अगर मुझे ये थ्रू आउट चाहिए, थ्रू आउट चाहिए मुझे, क्या चाहिए, थ्रू आउट पूरा जोर शोर से चाहिए। अगर मैं यहां भी मुझे 9% दे दोगे तो मुझे यहां पे 1.5% एक्स्ट्रा चाहिए, कितना चाहिए, 1.5% एक्स्ट्रा। अगर मैंने 1.5% एक्स्ट्रा लिया होता, अगर मैंने 1.5% एक्स्ट्रा लिया होता, तो मैंने 180 रुपए और लिए होते, तो मैं जो मेरी अर्निंग होती वो 4185 नहीं होती, वो कितनी होती, वो 4185 नहीं होती, तब मेरी अर्निंग 4185 प्लस 180 होती, राइट। यानी मेरी अर्निंग 4365 होती, ये होती ना, होती कि नहीं होती, मेरी अर्निंग कितनी होती, 4365। तो यानी कि मेरी जो अर्निंग है, यानी कि 9% की जो वैल्यू है, अगर वो 4365 है, टोटल अर्निंग्स 4365, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, तो आप बोलोगे 4365/9, काट लेते हैं, 9 चौके 36, 9 सत्ते 9 चौके 36, 9 पाँच 45, 36, 9 4 से काटेंगे 36 7, 9 8 72 और 9 5 45, 485 आ गया ना आंसर बी। अरे मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं, कोई ऐसी चला दो रे, ठीक है। और डिफेंस हो गया, आइए नेक्स्ट। अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली स्पेंड्स, भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको ऐसा कराऊंगा ना, मतलब किसी ने सोची नहीं होगी, बेस्ट तरीका, बेस्ट। आई होप तुमको अभी तक बहुत मजा आया होगा। कितनी लंबी हो गई भैया रिकॉर्डिंग, 1 घंटा 17 मिनट की तो हो गई। आइए, अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, देखो 48 rupees to buy ration items due to 25% increase in the price, he could purchase 1.5 kg less for the same amount। एक कहानी सुनना मेरी बात, आप हमेशा कैंटीन जाते हो या दुकान जाते हो और आप 48 रुपए लेके जाते हो, केवल 48 रुपए आपके घर वाले आपको देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम थोड़े बकलोल टाइप हो, बकलोल समझते हो आप लोग, जिनको ये बुद्धि काम नहीं करती, तो कहते हैं कि भैया ये 48 रुपए लेके जा, और बस अंकल को बोल देना कि मम्मी ने भेजा है, वो आपको आपका सामान देंगे, आप लेके चले आओगे। 2-4 बार से यही चल रहा था। आप जब इस बार 48 रुपीज लेके गए और आपने अंकल को दिया और बोला कि अंकल जो सामान देना है दे दो, तो अंकल ने कहा कि बेटा जो रेट है वो 25% बढ़ चुका है।
आपने बोला बस भैया पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जो 25% अगर जो बढ़ गया है रेट, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपका सामान थोड़ा कम दूंगा। अब जाहिर सी बात है, पैसे अगर पूरे नहीं है तो सामान ही तो कम मिलेगा। तो भैया अगर 48 रुपए पहले कोई खर्च करता था और 25% प्राइस बढ़ गया है, यानी कि 12 रुपए बढ़ गया है। 48 का उसके पास 12 रुपए नहीं थे, और जब उसके पास 12 रुपए नहीं थे, इस वजह से उस इंसान ने 1.5 किलो सामान कम दिया। 12 रुपए ना होने की वजह से उस इंसान ने 1.5 किलो सामान कम दिया। और जब 12 रुपए में 1.5 किलो कोई सामान मिलता है, या फिर ये कह लीजिए कि 1.5 किलो सामान अगर 12 रुपए में मिलता है, तो 1 किलो कितने में मिलेगा जी? बोलिए ना। तो आप बोलेंगे 12/1.5 यानी कि 8 रुपए में। कितने में? 8 रुपए में। समझ में आई बात? देखिए कितना सिंपल था। समझिएगा, आप तो लेके जाते हो 48 रुपए ही, आप लेके जाते हो 48 रुपए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपने बहुत जगह का सॉल्यूशन देखा होगा, बहुत टीचरों ने कराया होगा, बहुत मेंटर्स ने कराया होगा। मुझे लगता है कि बेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। अगर बस प्राइस की बात कर रहा है, मैं फिर से पूछता हूं, देखिएगा मेरी बात समझिएगा। आपके पास 48 रुपीज थे, आप गए लेके, उसने बोला यार 25% बढ़ गया है, 12, अगर उतना ही सामान चाहिए तो 12 रुपए और लगेंगे। उसने बोला भैया 12 रुपए तो नहीं है मेरे पास, अब क्या करोगे? तो बोला अगर 12 रुपए नहीं है तो 1.5 किलो सामान कम मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से ही बोला होगा ना कि 12 रुपए नहीं 1.5 किलो कम दूंगा। तो 1.5 किलो का 12 रुपया, मतलब सॉरी 1.5 किलो का 12 रुपया, तो 1 किलो का 8 रुपया, खत्म काम। वैसे नॉर्मली करना होता तो हम करते कि यहां पर आपको पता ही है कि जो हमें क्वांटिटी यानी जो 48 रुपीज है जो हम खर्च करने वाले हैं, वो तो सेम ही है। क्या है वो? सेम है ना। हमारे पास खर्च एक्सपेंस कितना है, हमारे पास खर्च करने को है कितना एक्सपेंस? 48 रुपीज, वो सेम है। तो एक्सपेंड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्वांटिटी इंटू कंजम्पशन, क्वांटिटी इंटू कंजम्पशन। अब क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी का जो सॉरी क्वांटिटी इंटू कंजम्पशन। अब देखो, या फिर ऐसे बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका, ऐसे ले लो, एक्सपेंडिचर क्वांटिटी इंटू प्राइस, सिंपल। प्राइस बोल दो, क्वांटिटी को आप कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन बोल दो, ऐसे तरीका होता है। एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका? क्वांटिटी इंटू प्राइस। प्राइस क्या हुआ? 25% इंक्रीज, यानी कि 1/4, यानी प्राइस जो है वो 4 से 5 हो गया। बाबू प्राइस अगर 4 से 5 हो गया है, तो जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो गई होगी? 5 से 4। कितनी हो गई? 5 से 4। यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? तो आप बोलोगे कि साहिल भैया यहाँ पे एक की वैल्यू यहाँ पे इन लोगों ने 1.5 दे दी है। कितनी दे दी है? 1.5 दे दी है, यानी कि अब वो कितना खरीद पा रहा है? तो आप बोलोगे कि 1.5 इंटू 4, यानी कि अब वो, मतलब जब हमसे क्वांटिटी पूछता तो हम निकाल देते कि अब वो 6 kg जो सामान है वो खरीद पा रहा है। इससे हम क्या निकाल देते? इससे हम बहुत इजीली क्वांटिटी निकाल देते। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में, मेरी बात समझिएगा। ड्यू टू 20% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सुगर एंड एनडीए कैंटीन, अ कैडेट कैन बाई 5 kg लेस सुगर फॉर 600। 20% प्राइस बढ़ा है, यानी कि 600 रुपए लेके गया, 20% प्राइस बढ़ गया, यानी कि 120 रुपए और चाहिए। तो 120 रुपए उसके पास अगर नहीं थे, इसीलिए उसने 5 किलो चीनी काट ली। कितनी? 5 किलो चीनी काट ली। 5 किलो चीनी काट ली, तो भैया 1 किलो का प्राइस कितना होगा? 120/5, 24। चाहिए, राइट। इसको वैसे भी कर लेते कि भैया जो प्राइस था वो बढ़ गया, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि प्राइस 5 से 6 हुआ, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 6 से 5। कितनी हो गई? 6 से 5। यहाँ पे आप वैल्यू देखना, मेरी बात समझना। अगर 6 से 5 हो गई बाबू, तो आप बोलेंगे क्वांटिटी, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर 6 से 5 हो गई, तो एक की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखी कितनी? 5। तो भैया अब कितनी हो गई? 5 इंटू 5 यानी 25। पहले कितनी हो गई? 6 इंटू 6 यानी कि 6 इंटू 5 यानी कि 30। अब पहले 30 kg सामान कोई खरीद पाता था कितने में? 600 में, राइट। तो 1 किलो का रेट कितना हो गया? 20। अब वो 600 में 25 किलो ही खरीद पा रहा है। कितना खरीद पा रहा है? 25। तो 600/25, सिंपल हो गया ना। 25 काट लो ना इसको, 25 दूना 50 और 25, 50 हो गया। ऐसे काट लो इसको, 600/25 काटो इसको। 5 से 5 के 5, 5 दूना 10, यस, और 5 से 24, लो आगे 24। तो दो तरीके हो गए सॉल्व करने के इसको।
पर मुझे लगता है कि मेरा वाला बेस्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट है, ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ wheat at an army ration store, a cadet can buy 50 grams more wheat for ₹1. 50 ग्राम more wheat for ₹1। इसका मतलब क्या हुआ? 50 ग्राम more wheat for 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की वजह से, 1 रुपए मतलब कि 10% पॉइंट बढ़ा है, यानी कि वो 1 पैसे में 50 ग्राम खरीद सकता है। 1 पैसे का प्राइस 50 ग्राम बाबू, तो सिंपल सी बात है ना, पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इट दैट कुड बी परचेज फॉर इनिशियली, तो सिंपल सी बात है। देखो इसको ऐसे कर लो, बहुत सिंपल हो जाएगा। 10% डिक्रीज है ना, 10% को बोलते हैं 1/10, यानी क्वांटिटी जो है वो 10 से 9 हो गई। तो प्राइस जो है वो 10 से 9 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 9 से 10। यहाँ पे बाबू एक की वैल्यू जो दे रखी है 0.5 दे रखी है, 0.5 ग्राम 50 ग्राम, मतलब ऐसे बोल दो 50 ग्राम, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई? 450 ग्राम। समझ गया ना? तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कंजम्पशन, यानी कि एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर था आपका वो कितना था? एक्सपेंडिचर जो था वो था आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन या क्वांटिटी, दोनों एक ही बराबर है। क्वांटिटी कंजम्पशन, क्या खरीदा, क्या खाया, क्या पाया, सब कुछ बराबर। डन। चलिए, तो ये हो गया आपका ये वाले क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं कि आप कैसे रेशियो को उलट पुलट करके इन जवाबों का सही जवाब, सटीक आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एन एफकेट एस्पिरेंट हैज अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 एंड स्पेंड्स 80% ऑफ इट, ठीक है। व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 5,000। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग। भैया एक बात बताओ, एक एफकेट एस्पिरेंट है, 20,000 कमाता है, 80% उड़ा देता है, स्पेंड्स, तो बचाए कितना? 20%। बताया, अगर 20% बचाया इसका मतलब कि 4,000 बचा रहा है। तो जब वो 20,000 कमा रहा था तो अब वो 4,000 रुपए जो है वो बचा रहा था, राइट? कितने बचा रहा था? 4,000 बचा रहा था। 20,000 कमा के 4,000 बचा रहा था। अब when his income increases by 20%, his expenditure increases by 5,000। वाह, भैया की सैलरी भी कितनी बढ़ी? 20%। यानी कि उनकी सैलरी जब बढ़ गई 20%, तो अब उनको कितने पैसे मिलने लगे होंगे? 20,000 की जगह 24,000। लेकिन भैया ने खर्च करना भी शुरू कर दिया। कितना खर्च करना शुरू कर दिया? तो अब वो गलती से 5,000 खर्च करने लगे, यानी कि 5,000 अगर वो खर्च करने लगे तो जो 4,000 बचने चाहिए थे पूरे पूरे, वो 1,000 और कम हो गए, यानी कि अब वो केवल 3,000 ही बचा पा रहे हैं। पहले वो 4,000 पूरा बचा पा रहे थे, अब सैलरी तो बढ़ी लेकिन वो 3,000 ही बचा पा रहे हैं। तो पूछ रहा है सिंपल सा आपसे कि बताइए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग। कितना डिक्रीज हुआ? तो पहले वो भाई मेरा समझो मेरी बात को, देखो पहले 20,000 कमाता था, 4,000 बचाता था, ठीक है। अब 24,000 कमा रहा है, 24,000 कमा रहा है, लेकिन बचा कितना रहा है? बचा कितना रहा है? इसका मतलब 5,000 तो एक सेकेंड, 20,000 एंड स्पेंड्स 80% ऑफ इट। व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 5,000। हाँ देखो, पहले वाले केस में वो 80% हटाने का मतलब कि वो 16,000 खर्च कर रहा होगा। कितने? 16,000 खर्च दे रहा होगा, राइट? 20,000 में से 16,000 खर्च किया, 4,000 बचाए। 24,000 में से अब कितना खर्च कर रहा है वो? 24,000 कमाने लगा, लेकिन खर्च कितना शुरू किया? तो अब वो खर्च कर रहा है 16 5 21, अब वो 21,000 खर्च करने लग गया, राइट? 5,000 बढ़ जा रहा है ना, तो अब बचा किधर? 3,000, यानी कि उसका जो सेविंग है वो 1,000 लेस हो गया, 1,000 लेस हो गया। 1,000 जब लेस हुआ तो 1,000 बाई कितना परसेंट लेस हुआ? मल्टीप्लाई बाई 100, 25% डिक्रीज। अब समझ में आया ना? 20,000 का तो समझ में आता है भाई, 20,000 का 80% उड़ा दिया तो 4,000 बचा, ठीक है। इतनी मैथ तो विशेष सर को आ गई होगी, और 24,000 में से 21,000 खत्म, मामला सेट। तो ये था एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन। आइए और देखते हैं। कितना क्वेश्चन लगा दिया विशेष इतना थोड़ी फ्री में पढ़ा मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। एन आर्मी जवान रिसीव हिज मंथली सैलरी, ही गिव्स 20%। देखो भैया, मंथली सैलरी है, आफ्टर ऑल दिस पेमेंट ही लेफ्ट। देखो पहले आई पेमेंट, कितनी आई? पेमेंट आई, तुम लोग करोगे इसको, पेमेंट आई। पेमेंट में भैया ने ही गिव्स 20% टू हिज एल्डर सन, बचा कितना? 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही गिव्स 30% टू हिज यंगर सन, बचा कितना? 70%। जोड़ते जाओ। उसके बाद आर्मी का आदमी बेटे को दे दिया। देन ही डोनेट्स 10% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस टू एन आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट।
यहाँ देखो, अब इसका भी कितना बचा, 90%। आफ्टर ट्रस्ट, आफ्टर ऑल दिस पेमेंट ही इज लेफ्ट विद 100,080 खत्म। बस 100,080 सॉल्व कर लो, आ गया आंसर आपका। काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 0 0 0 0 0, 2 चौके 8, 2 5 10, 4 से इसी को उड़ा देता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना। जो भी आंसर आएगा मुझे प्लीज कमेंट में बताना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, 1 जुलाई से पहले पहले आपका पूरा वन शॉट में मैथ्स में करा दूंगा। स्टिल जो बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको सच में ये चीजें समझ में तो आ रही हैं, पर उनको मतलब कॉन्क्रीट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो लोग पढ़ चुके होते हैं उनको समझ में आ रहा होता है, जिनको थोड़ा कम आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो अभी 1-2 दिन में डिफेंस मैनिया पे 1 जुलाई से AFCAT का एक क्रैश कोर्स आएगा, बस इस नंबर पे 997185 वाला जो नंबर है, इस पे मैसेज कर देना कि साहिल सर जिसमें मैथ्स पढ़ाने वाले हैं AFCAT क्रैश कोर्स, उसको ज्वाइन करना है, और बहुत कम प्राइस में होगा, बहुत मिनिमम प्राइस में, तो तुम उसमें आ सकते हो। आई कैन अश्योर यू, मतलब मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर तुमने 1 जुलाई से 30 दिन हमारे पास 1 अगस्त तक ढंग से मेहनत कर ली तो आपका AFCAT पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बस इस नंबर मैसेज कर देना, अ डिफेंस कोचिंग एकेडमी 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। ठीक है, चलो मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 में 60 जो है वो कितने हैं, बॉयज है, कितने हैं, बॉयज है। ठीक है, 100 में 60 हो गया बॉयज, 15% सॉरी, तो बाकी लड़कियां कितनी हो गई भैया, 40, कितनी हो गई गर्ल्स, 40 दिया है। 15% ऑफ द बॉयज एंड 7.5% ऑफ द गर्ल्स गेट अ फुल फी वेवर। ओके, फुल फी वेबर यानी कि 15%, यानी कि 9 लड़के, और इसका क्या होगा, इसका होगा 7.5 का 7.5%, इसका होना चाहिए आपका 7.5, 15 3 होगा, राइट, 3। ठीक है, यानी कि 9 लड़के और 3 लड़कियां ऐसे, यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जिनको फुल फी वेवर, यानी कि 12 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है। एज पर मी 12 लोग ऐसे हैं जिनको फुल फी वेवर मिला है और क्वेश्चन में दिया है 90। फिर बोला है इफ 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर गिवन अ 50% फी कंसेशन, तो भैया अगर 100 में से 12 लोगों को फुल मिला है तो 88 बच गए, जिनमें से 50% लोगों, यानी कि 88 में से 44%, 44 लोगों को क्या मिलेगा, हाफ फी वेवर मिलेगा। तो अगर 12 की वैल्यू 90 है, 12 की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 90/12, तो 44 की वैल्यू क्या होगी, 90/12 इंटू 44। सिंपल, काट लो इसको। तो पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग एनी फी कंसेशन। बताता हूँ 44 की वैल्यू कितना आएगी, तो आप बोलोगे 4 3 12 और ये हो गया 11, 3 से इसको काट दिया तो 30, 11 0, 330, तो ये लोग हो गए, राइट, और 90 वाले पहले के 420। समझ में आया ना, समझ में आया ना क्या बोला, देखो मैं समझाता हूँ। 100 में से 60 लड़के थे, 40 लड़कियां थी, 60 में का 50% यानी 9 बच्चों को फुल फीवर मिला, बच्चियों में 7.5% यानी कि 40 में से 3 लोगों को फुल फीवर मिला। हम एज पर दिस डेटा 12 लोगों को मिला, लेकिन 12 की वैल्यू 90 दे रखी है क्वेश्चन में। क्या दे रखी है, 12 की वैल्यू 90 दे रखी है, एक की वैल्यू निकाल ली। बोल रहा है कि जिन बच्चों को फी फेवर नहीं मिला, फुल फीवर नहीं मिला, उनमें से 50% लोगों को हाफ फी देंगे। तो 88, 12 को तो मिल रहा है फुल फेवर, 88 को नहीं मिला था, इसका हाफ कितना होगा, 44। तो 12 की वैल्यू 90 थी, 44 की निकाल ली, तो 44 वालों को मिलाई, 44 की जो वैल्यू आई 330, उतने लोगों को मिला था कितना, 50% फी वेवर, और 90 लोगों को मिला था फुल फी वेवर, 330 और 90 जोड़ दिया 420 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। Three friends A, B and C are preparing for defense exams. Their combined monthly income is 72,000. कितना है बाबू, 72,000। हट रहे, अच्छा, हाँ, उनकी कंबाइंड कितना है, मैं कह रहा हूँ हट रहे, अपना भोजपुरी निकल ही जाता है बाबू। ठीक है, three friends A, B, C and preparing for defense exams. Their combined monthly income is 72,000. A spends 80% of his income. ठीक है, B spends 85% of his income. C spends 75% of his income. The ratio of their saving is 8, 9 and 20. 8, 9 और अच्छा, ये स्पेंड कर रहे हैं और सेविंग ये है, तो मैं ये देख सकता हूं कि इनका मतलब रेवेन्यू कितना होना चाहिए। अगर मैं इतना इतना भी निकाल दूं तो मुझे लगता है कि जो मेरा काम है वो बन जाएगा। समझते हैं पहले, मान लीजिए ये आपका 8 है,
ये आपका 9 है और ये आपका है 20, राइट। अगर कंबाइंड मंथली इनकम, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब ये क्या बोल रहा है कि ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, 80% ऑफ हिज इनकम अगर स्पेंड कर देता है और ये सेविंग है, तो मेरी बात मानिए, इसकी ये जो, इसको मैं बोल सकता हूं ना, मेरी बात समझना, ये अगर 20% बचाता होगा, राइट, समझिएगा मेरी बात, ये है सेविंग का रेशियो 8 9 20, मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूं। अगर कोई 80%, ये है ए, समझना मेरी बात को, बड़ा मजा आएगा, ए बी सी, मेरा तरीका देखो, अभी दिमाग एकदम खुला है कैसे, तरीका देखो, ए बी सी ये रेशियो है, मैं उनके परसेंटेज रेशियो निकाल रहा हूं इस डेटा को देख के। ए ने 80% स्पेंड किया तो 20% बचाया होगा, राइट। बी ने 85% वो किया तो इसने 15% बचाया होगा, हाँ या ना बोलना आप। और सी ने 75% करा स्पेंड तो इसने 25% बचाया होगा। क्या मैं अगर यहाँ एक जीरो लगा दूं तो किसी कोई तकलीफ होगी? आप बोलो क्यों होगी सर तकलीफ? आपकी मर्जी है, लगाओ, आपकी मर्जी है, लगाओ, राइट। यानी कि फाइंड्स ए इनकम, देखो अब तो मुद्दा ही साफ हो गया, एकदम क्लियर कट है भैया। अगर 20% की वैल्यू, ये अगर 4 गुना है, कितना है? 4 गुना, कितना है? 4 गुना। ये कितना है बाबू? तो आप बोलोगे कि भैया ये है 25 6, सॉरी 25 8 200, और ये है 15 6 90, 25 8 4 6 10 8 18, हाँ हो गया। देखो मेरी बात समझना, 20% की वैल्यू 80, समझना मेरी बात को, ये 20% जो है वो कितने के इक्विवेलेंट हुए? 80 के। 15% किसके? 90 के। तो ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये जो मैं निकाल रहा हूं, मेरी बात समझना, मतलब जो हम ये बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर मैं सैलरी, ये जो सैलरी था मेरा, अगर मैं सैलरी था, सैलरी का मैं 20% बोलूं कि मेरा एक्सपेंडिचर है, क्या है? 20% अगर मेरा एक्सपेंडिचर है, तो आप बोलोगे ना कि 80% जो अगर तो उसने 80% सेव करा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 4 6 10 और ये 8 18, 18 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में द कंबाइंड मंथली इनकम कितनी दे रखी है आपकी? 72,000 दे रखी है, 72,000। तो एक की कितनी हो गई? तो आप बोलोगे एक की हो गई 4,000, एक की हो गई 4,000। तो फिर क्या पूछा इसने? इसने फिर पूछा कि किसकी? एक ही पूछा है ना, एक ही 4 इंटू 4 16,000, कितनी हो गई? 16,000 एक की, कितनी हो गई एक की? 16,000, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर जो होता है बाबू वो क्या होता है आपका? वो होता है कि प्राइस, प्राइस इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना खाया, क्वांटिटी बोल लो, कोई लोग, कुछ लोग बोलते हैं 1 किलो खाने को कंजम्पशन, कुछ लोग क्वांटिटी बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू कंजम्पशन। एरिया आपका होता है बाबू एल इंटू बी, जो वॉल्यूम होता है वो आपका होता है ए बी इंटू सी, क्योंकि क्यूब निकलता है। एंड जो रेवेन्यू होता है वो प्राइस होता है, प्राइस इंटू सेल, कि भैया प्राइस कितना था और सेल कितनी हुई, कितने टिकटें बिकी, यही तो होता है। अब ये चीज आपको समझ में आती है, यहीं पे आपके कुछ सवालों का खरा उत्तर दूंगा मैं, जैसे कि प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। अब कुछ लोग आपको यहाँ पे 30 प्लस 30 30 प्लस इंटू 30 अपॉन में ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, भाई गलत है वो। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना होता है कि वो कहाँ पे, कहीं कहीं आंसर आ जाएगा पर कहीं कहीं लग जाएंगे तुम्हारे। तो मेरी बात समझना, लॉजिक समझो। 30% को हम बोलते हैं बाबू 3/10, राइट। कह रहा है द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज्ड बाई 30%, प्राइस जो होगा वो मान लो 10 से कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आइए देखते हैं अभी, बराबर में लिखता हूं मैं। कंजम्पशन जो है वो 30% डिक्रीज हो गया, यानी कि पहले कंजम्पशन 10 करते होंगे, अब 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो गया। यानी कि पहले उनका खर्चा होता था 100 रुपया और अब होता है 9391, यानी 91 रुपया। तो कितना कम हुआ? 9 रुपया। परसेंटेज में कितना हुआ? फाइंड द परसेंटेज, कितना चेंज? पहले 100 अब 91, 9 कम हुआ, 9/100 इंटू 100, खत्म, सीधा साधा आंसर, खट खट खट। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड कंजम्पशन ऑफ फैमिलीज डिक्रीज्ड बाय 20%।
ठीक है। 10% प्राइस राइस का प्राइस इंक्रीज हुआ, यानी पहले वो खाता हो गए 10 रुपए का, अब खा रहे हैं वो 11 रुपए का, रेट बढ़ गया चावल का, राइट। कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हुआ 20% से, 20% को बोलते हैं 1/5, यानी कि पहले 5 रहा होगा और अब हो गया है 4, यानी कि पहले उनके खर्च होते थे एक्सपेंडिचर में 50 रुपए और अब उनके खर्च कितने होते हैं 44 रुपए। अच्छी बात है। कितने का फायदा 6 का, तो आप बोलेंगे 6/50 मल्टीप्लाई बाय 50, 12%। खत्म यार। ठीक है, अच्छा ये भी छोड़ दो, क्या बोला है इसने, क्या बोला है, ये भी छोड़ दो, मैं तो गलत निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दी। क्या बोला है, ये 50 था। फाइंड द करंट एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली इफ अर्लियर द फैमिली वाज स्पेंडिंग 400। पहले 50 की वैल्यू कितनी रखी है, 400 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो लो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। सिंपल, समझ रहे हो ना, सिंपल एकदम ही। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, कल कोई तो रील थी, मतलब जब मतलब इंस्टा पे हम जब पोस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों ने एक रील पे टैग कर रखा था जिसमें ये बोला गया था कि आर्मी में लोग जाते हैं बस मतलब भारत में आर्मी में भर्ती होते हैं दारू पीने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं वो प्लीज एक बार आके मतलब ज्वाइन करना तो मैं बहुत दूर की बात समझता हूं। आप ये एनडीए एफकेट सीडीएस एक बार एग्जाम में बैठो, एक बार एसएसबी क्लियर कर लो, उसके बाद फिर जो भी मुंह खोलो खोलते ना, सोशल मीडिया है कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन यार कम से कम फौज को लेके आए दिन हम इतनी चीजें देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 23-24 साल का बच्चा शहीद होता है तो क्या वह दारू के लिए फौज में गया था? जो इंसान अपने अग्निवीर को बचाने के लिए कूद जाएगा और अपनी जान गंवा देगा, क्या वह दारू पीने के लिए गया था? ये जो कल AN-32 क्रैश हुआ है जिसमें 5 लोग मतलब शहीद हुए, क्या ये दारू पीने के लिए गए थे? तो प्लीज यार मतलब अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब भी मत बोलो, राइट। और आप लोग भी ना इसको हंसी मजाक के मत लिया करो। डिफेंस एस्पिरेंट हो, अपोज किया करो, अपनी बातों को रखा करो। एक बात ध्यान से सुनना, मतलब समझना इस बात को कि गलत करने वाला जितना गलत होता है, गलत को देखने वाला भी उतना ही गलत माना जाता है। याद रहे इस चीज को, ठीक है। चलिए आते हैं मुद्दे पे। लिखा है व्हेन प्राइस ऑफ आदि पुरुष टिकट is decreased by 20%, the sale of cinema ticket is increased by 30%। प्राइस 20% डिक्रीज हुआ, प्राइस जो है वो 5 से 4 हो गया, राइट। सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई 30%, यानी कि पहले सेल 10 की हो रही होगी अब 13 की होने लगी, राइट। रेवेन्यू कितना आया, पहले होता था 50 का, अब 13 चौके 52, यानी कि 52, 26-26-52, यानी कि 2 रुपए रेवेन्यू बढ़ गया बाबू, यानी कि 2/50 × 100 कर देंगे, यानी कि 4% की आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आई होप क्लियर है ये आपको, राइट। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ आईफोन 14 इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिएगा आप यहाँ पे ना मतलब रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू सेल, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट दे दिया, मेरी बात समझिएगा। जैसे रेवेन्यू प्राइस इनटू सेल है, अब यहाँ पे ना फाइंड द इंक्रीज इन सेल पूछा है, यानी कि मुझे सेल अगर निकालना है तो रेवेन्यू से प्राइस को डिवाइड मारना पड़ेगा। रेवेन्यू से प्राइस को डिवाइड मारूंगा तभी वो सेल निकल के आएगा। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि when the price of iPhone 14 is increased by decreased by 20%, यानी कि जो प्राइस था वो क्या हो गया होगा, 5 से 4 हो गया होगा, आई गेस, यस 5 से 4 हो गया। तो लिखा है कि द रेवेन्यू ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाई 60%। 60% को बोलते हैं 3/5, 3/5, यानी कि 5 से 8 हो जाना, रेवेन्यू बढ़ गया। डिवाइड करेंगे बाबू तो सेल क्या हुआ, सेल यहां डिवाइड किया तो 1 आया, यहां किया तो 2 आया, यानी जो सेल है बाबू 1 से बड़ी, यानी 1/1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 100% बढ़ गई। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख के आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बस ये करना है, ये हमने ये करा, देखो हमने ये करा कि बाबू रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू अपॉन में ये रेवेन्यू था मेरा, डिवाइड किया हमने इसको किससे, प्राइस से, सॉरी सेल से, नहीं सेल, हाँ रेवेन्यू डिवाइड किया हमने प्राइस से, प्राइस से, समझिएगा। और यहां पे लिखा हुआ था मेरा सेल, ठीक है। अब देखो यही आंसर है, रेवेन्यू जो था वो क्या बढ़ा, लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ आईफोन 14 इज डिक्रीज बाय 20%। प्राइस पहले 5 था अब 4 हो गया, डिवाइड डिवाइड रेवेन्यू, बस लिखने का तरीका बता रहा हूं। रेवेन्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले रेवेन्यू इनका 5 था और अब कितना हो गया, 8 हो गया।
बाबू जब 5 से 5 को डिवाइड मारोगे 1 आएगा, 4 से 8 को डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी जो सेल था वो 1 से 2 हो गया, यानी कि 100% बढ़ गया। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता, इसीलिए मैंने इसको आपको लिख के समझा दिया। अंडरस्टूड? चलिए हर टाइप का करेंगे। If both side of rectangle is increased by 20% and 5% respectively, find the percent change in area। मैं एरिया करा देता हूं, वॉल्यूम तुम खुद से करोगे, ठीक है ना? बहुत देर से मैं बोल रहा हूं। लेंथ की बात करते हैं, इतना तो तुम कर लोगे। बोथ साइड मैं कहता हूं 20% लेंथ को बढ़ाया, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी लेंथ को कर दिया इन्होंने 5 से 6, ब्रेथ को कर दिया 5% को बोलते हैं बाबू, हम बोलते हैं 5% को 1/20, यानी इसको कर दिया इन्होंने 20 से 21, 20 से 21। तो एरिया में क्या फर्क पड़ा, पहले 100 था अब 106, यानी 6% की ग्रोथ हो गई। खत्म। सही कर रहा हूं ना भाई मैं? ये सब इतना जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहा हूं? चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाई, यहां पे भी सेम देखो, कुछ नहीं। अगर मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द इंक्रीज इन ब्रेथ, ब्रेथ निकालना है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड मारना पड़ेगा, यानी कि एरिया शुड बी डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ तो क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। चलिए क्या बोला है, एरिया जो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 80%, 4/5, यानी पहले 5 था अब 9 हो गया। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेंथ जो थी वो कितना है, इंक्रीज बाई 40%, 2/5, यानी कि 2/5, यानी कि पहले 5 थी और अब कितनी हो गई, 3 हो गई। डिक्रीज है ना, 7 हो गई। कितनी हो गई, अब 7 हो गई। कितनी हो गई, 7 हो गई। पहले 5 थी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 80%, इंक्रीज बाई 5 से 80%, 4/5 होता है, 5 से 9 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द इंक्रीज इन ब्रेथ इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 40%, 2/5, 5 से 7, सही है। डिवाइड किया बाबू, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 9/7, राइट। 7 अपने आप ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, गैप कितना है 2 का, तो 2/7 मल्टीप्लाई बाई 100, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, है ना? चलिए अरे रेशियो है रे बाबा, अगर 1/9/7 होगा तो 7 ऊपर जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कौन का है, प्लीज इसको आर देखो, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम जब कंपेयर करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब या फिर कुछ भी करेंगे तो जो कांस्टेंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो ऊपर में कट जाएंगे, कंपेयर करेंगे तो V1 V2 में। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको इस तरीके से करना, ठीक है। हमेशा आर का 2 बार मल्टीप्लाई एच का, जिसमें बस तुम्हारे माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसको आप लोग अपने होमवर्क में रखना प्लीज, और नहीं आए तो बता देना, वो भी समझा दूंगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझिएगा। A military cantonment, 45% of men and 25% of women are married. Assume that every married man has exactly one married woman as a spouse and nobody is married more than once. What percent of the total population is married? कितना सरल सवाल पूछ लिया कि कितने लोग इसके मैरिड हैं। अब ना आपको मुझे एक सिंपल सी बात समझानी है। जिन लोगों ने शादी करी होगी उन्होंने सिंपल ऐसी शादी करी होगी ना कि एक इंच, मतलब अगर लड़के ने शादी करी होगी तो वो लड़की से ही शादी करेगा ना, किसी और से तो करेगा नहीं। तो अगर आपको याद होगा मेरा E इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी बाई वाला रूल, कि अगर जब कांस्टेंट हो तो हम क्या यूज करते हैं, मैं आपको लास्ट की क्वेश्चन है, एनर्जी थोड़ी सी अप करके और समझा देता हूं, मेरी बात समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। 45% मेन और वुमेन की परसेंटेज दी गई है, एक है बाबू आपकी 45% मेन और ये है 25% वुमेन, मेन एंड वुमेन, 45-25 ये है परसेंटेज, राइट। अच्छा, अगर मैं मैरिड मैन की परसेंटेज, मेरी बात समझना, आप गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर मैं मैरिड मैन का परसेंटेज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, टोटल मैन इनटू हाउ मच परसेंट ऑफ मैरिड मैन। अब टोटल मैन अगर मुझे टोटल, मतलब टोटल मैन चाहिए मुझे, राइट, टोटल मैन तो चाहिए, तो मैरिड मैन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, मैं बोलूंगा कि साहिल, आप बोलोगे साहिल भैया मैरिड मैन मैरिड मैन निकालना है तो आपको TM यानी कि टोटल मैन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनका। मैरिड वुमेन कैसे निकलेंगी, तो टोटल TW वुमेन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों का परसेंटेज दिया हुआ था, मैरिड मैन और मैरिड वुमेन, इन दोनों की क्वांटिटी चेंज तो होगी नहीं, जिनकी शादी हो गई उनकी हो गई,
राइट, डाइवोर्स डाइवोर्स नहीं मानना है, जिनकी हो गई उनकी हो गई, तो ये क्वांटिटी चेंज होगी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि टोटल मतलब कि, और ये भी बात है कि दोनों के नंबर भी इक्वल होंगे, टोटल मैन और टोटल वुमेन, क्योंकि जितने लोगों की एक ही शहर की बात हो रही है, आपस में ही शादी होती है, एक इंसान की दो से तो होगी नहीं, ये मान के चलना है आपको। लड़का लड़के से नहीं करेगा, लड़की लड़की से नहीं करेगी, ये सब अब नहीं मानना है, ठीक है। एक लड़का एक लड़की, यानी 50 लोगों ने शादी करी है तो 50 मैन शादीशुदा है, तो 50 औरतें भी शादीशुदा होंगी, लेकिन परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट होगा। हो सकता है कि आदमी बहुत ज्यादा हो, लड़कियां बहुत कम हो, तो लड़कियां कम होगी तो परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। इस तरीके से समझते हैं, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो आप बोलेंगे कि भैया परसेंटेज हो गया 45 और 25, 45 और 25, तो क्वांटिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 और 45, राइट। 25 और 45 काट लें इसको, 25 और 45। फिर बोल रहा है कि 45 25, ये तो एक ही बात हो गई 45 का। चलिए मेरी बात समझिएगा, अगर मैं 25 का 45%, 45% of women are married, assume that every married man has at least one married woman spouse and nobody is married more than what percentage of spouses married, ठीक है। अगर मैं 25 का मैं 45% निकालूं, 45% निकालूं, तो आप निकालिएगा, ये आएगा 2.25। कितना आएगा? 2.25। आप ये कह लो, काट लेता हूं, आपको समझाता हूं मैं, देखिए समझाता हूं, काट लेते हैं। 25 एंड 5 9 45। अगर मैं इस 5 का 45% निकालूं तो वो आएगा मेरा 2.25। इस 9 का अगर मैं 25% निकालूं, 25% निकालूं, तो ये भी मेरा कितना आएगा? 2.25। अब 5 क्वांटिटी में कितना आ गया? मेन का 5, वुमेन का 9, यानी 5 9 14। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 14। कितने मैरिड मैन आ गए? 2.25, 2.25 यानी कि 4.5, यानी कि 4.5 मल्टीप्लाई बाई 100, खत्म। 4.5, हाँ हाँ, यही होगा आंसर। चलो, आया समझ में? आ गया? सिंपल था ना, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। मेन वुमेन, बस इनके परसेंटेज की क्वांटिटी को बराबर कर दिया, लिख दिया, तो परसेंटेज यहां पे हुआ, क्वांटिटी उल्टा हो गया, और क्वांटिटी से ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया अपना, 2.25 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉर्डर विलेज हैज पॉपुलेशन ऑफ 12,980, आउट ऑफ देम 7 by 12 are men and rest are women. 40% of the men are married. Every married man has one wife with him. What percentage of women are married? बहुत सिंपल है, 12 में से 7 आउट ऑफ देम, मैं 12 आउट ऑफ देम 12 आउट ऑफ 7 men and the rest are women, यानी कि जो आदमी और औरत की संख्या, अरे कहाँ गया, जो आदमी और औरत की संख्या है वो 7 और 5 है। 12 में से 7 अगर आदमी है तो 5 औरतें होंगी, ये तो क्वांटिटी उनकी बात हो गई, 7 और 5। अब आपको पता है कि ये मतलब इन्होंने क्वेश्चन भी बहुत सेम, मतलब बहुत सिमिलर सा सुलझा सा क्वेश्चन रखा हुआ है कि अगर हमने, आपको पता ही है कि मैरिड मैन जो होंगे वो सेम ही होंगे। परसेंटेज की बात करते हैं, कितने परसेंटेज वुमेन मैरिड हैं, तो यहाँ पे जब क्वांटिटी का वो दे दिया मैन और वुमेन के, तो आपको पता ही है कि अगर क्वांटिटी का दे दिया तो हमें परसेंटेज का रेशियो मिल जाएगा, तो वो मिल गया हमें 5:7। इस 5 की वैल्यू जो है बाबू कितनी है? 40% है। अगर इस 5 की वैल्यू 40, बोला है ना, क्या बोला है कि 40% ऑफ द मेन आर मैरिड, इस 5 की जो वैल्यू है, देखो ये क्वांटिटी था, क्वांटिटी 7:5, ये परसेंटेज था, उल्टा हो के आया, इस 5 की वैल्यू 40%, तो एक की वैल्यू कितनी? 8, 7 की वैल्यू कितनी? 7 × 8 इज इक्वल टू 56। जिनको समझ में आ रहा है उनको मजा आ रहा है, समझ में कि भाई क्या ही कर रहा हूँ, है ना। एक लाइन में से क्या है 12980, कुछ नहीं करना होता। इतना पेपर में टाइम देंगे तो कैसे काम चलेगा, और क्वेश्चन भी टफ रखे हैं इस बार तो आपके लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड एक चीज मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं, द मोमेंट आप ये दे रहे होंगे, विशेष शीट रेडी होगी क्या? होगी शीट रेडी? दिखाना एक बार, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लेक्चर जब फिनिश कर रहे होंगे एंड ये लास्ट में, तो आपको जो हमारा डिफेंस मेनिया का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ मिलेगी, जिससे आप इस लेक्चर को देख के अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिए हैं, और बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। देखो देखो ऐसे करके ना, ऐसे बड़ा सुंदर सा बनाया है, ठीक है। स्पेस दिया हुआ बीच में, चार्ज भी कर लिया करो फोन, और मैं हूं सुंदर सा, और इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। हलवा सीरीज नाम है इसका, एंड मैं चाहता हूं कि आप इसको फैला देंगे हर जगह और प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप मुझे सॉल्व करके भेज भी सकते हैं,
प्लीज इसकी फोटोकॉपी निकाल के सॉल्व करके मुझे भेजना कि भैया आपने सिखाया था, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कहाँ पे, डिफेंस मनिया के टेलीग्राम पे, और वहां पे ना फाइल्स बहुत बढ़ जाती हैं, तो ऐप के डिफेंस मनिया ऐप पे एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, वहां पे ना एग्जाम वाइज सब कुछ अरेंज मिलेगा, कैटेगरी वाइज। तो टाइम बचाना है तो टेलीग्राम की जगह आप ऐप पे भी चेक कर सकते हैं। विशेष सर मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो इसको अपलोड भी कर देंगे, ठीक है, वहां पर भी डन रहा। आइए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। हाय राम, चलो इसको करते हैं। इसको बोलते हैं बाबू लॉजिकल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। पॉसिबली सारे टाइप कवर कर दिए, लास्ट क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करेंगे, समझिएगा। क्या होता है बाबू, ये होता है एन, ऐसे बोलते हैं हम, ऐसे बोलते हैं ए यूनियन बी जो होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है, ए प्लस बी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए क्या बोला गया है कि 27% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ऑल्सो 248 कैरेट्स। 27% फेल इन बोथ यानी कि तो पास कितने हुए हैं दोनों में, पास कितने हुए हैं, मतलब 27% अगर फेल हुए हैं दोनों में तो एटलीस्ट कितने पास हुए होंगे। तो वो डेटा मिल गया मेरे पास कितना, 73% का। कितना मिला मुझे, 73% का। आगे बढ़ते हैं। इन द डिफेंस स्कूल 70% ऑफ कैडेट पास इन इंग्लिश, इंग्लिश का मिल गया। 65% पास इन मैथमेटिक्स, वो मिल गया। ऑल्सो 248 कैडेट्स पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन द स्कूल। बहुत अच्छा है यार, मतलब हम चाहें तो इसको बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। अगर दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों में पास हुए हैं। आप देखिएगा, आपको अगर मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो हमारे पास ये निकल के आएगा यहाँ पे, ऑल्सो 248 कैडेट्स पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, पास इन बोथ, तो यानी कि ओके, देखिए ये हो गया आपका 73%, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना, एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। देखिएगा मेरी बात, ये हो गया 73, ये हो गया आपका दिया हुआ 70, प्लस एन बी कितना है आपका 65 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम देखेंगे तो 70 और 3 65 3 62, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड, कहीं तो कुछ कंफ्यूजन होगा, देखता हूँ एक मिनट। 70 और 3 62, तो नहीं सही तो लग रहा है, तो फिर हो जाएगा मान लो, हाँ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दें, 62। ओके ठीक है, तो 62% जो है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो दोनों में पास हो जाएंगे। तो बाबू 62% की जो वैल्यू है वो है 248। तो 1% की कितनी, 4 दूना 8, 4 6 24, 1% की 4 40, राइट। 62 4 जा है ना ये, 1% की वैल्यू 4, 400 400 400 400 400। टोटल निकालने का स्कूल में 62% की वैल्यू 248 है, तो 1% की वैल्यू 4 हो गई, 400 देख लेंगे, मतलब मिलता जुलता आंसर है मेरे ख्याल से होना चाहिए। ए यूनियन बी निकल के, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी 62% को इक्वल किया है। अगर 62% 1% 62% की वैल्यू अगर 248 है तो 100% की 400 होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए, इसका आंसर 400। ऑप्शन में देख लेंगे अगर कहीं करेक्शन होगा, क्योंकि मैं भी थक गया तो बता देना, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ नहीं था। ए यूनियन बी 27% बच्चे बोथ में सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो जितने पास हुए होंगे वो कितने हुए होंगे, ए यूनियन बी, चाहे एक में हुए हैं 2 में हुए हैं, इन टोटल कितने हो गए, ए यूनियन बी जो पास हुए हैं। ए यूनियन बी हमने ले लिया कितना, 27% को माइनस किया 100 में से 73, एन ने 70 दिया हुआ था, एन बी 65 दिया हुआ था, और जो केवल दोनों में पास है उनको अलग रख दिया। तो जो दोनों में पास है वो कितने थे, 248। एन ए इंटरसेक्शन बी 62% आया, 62% को रखा 248 के बराबर में, 1% की वैल्यू आई 4, और बाकी 4 ही होगा ना, 62 4 दूना 8, 4 6 24, हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी 100 का मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा मेरी बात सुनो, परसेंटेज यहाँ पे खत्म होता है, शीट आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर देख लेना, एंड उसको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये जो व्हाट्सएप है यहाँ पे भेज देना, टेलीग्राम पे मेरी आईडी है वहाँ ही भेज सकते हो।
बस पढ़ लेना इस चीज़ को। इसके बाद ऑल्टरनेट डेज़ पे आपके और भी वीडियोज़ आएँगे। 1 तारीख के पहले मैं खत्म कर दूँगा, फिर 1 तारीख को आप उसी को क्रैश कोर्स में पढ़ाऊँगा। तो जो लोग थोड़ा और चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, तो आई विल रिकमेंड कि आ जाना क्रैश कोर्स में, हम मिलके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद।